नमस्कार साथियों, थंबनेल को देखकर आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं छत्तीसगढ़ का संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास को कवर करने के लिए आपको सिर्फ ये एक वीडियो देखना है जिसमें मैं सारे तथ्य पूरे डेप्थ में जाकर कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा और कंप्लीट करते हैं छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। देखिए, मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन से वंश पढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में जब हमने प्राचीन इतिहास को खत्म किया था तो उसमें मैप के थ्रू बताया था कि कौन कौन से वंश के बारे में मध्यकालीन इतिहास के बारे में मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना है। तो सुन लीजिए एक बार फिर से। मध्यकालीन इतिहास में मुख्यतः वैसे तो हम कलचुरी वंश और काकतीय वंश को पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा जब ये कलचुरी वंश और काकतीय वंश की स्थापना हुई तो उसके पहले कौन सा वंश चल रहा था जिसको हटाकर इन वंशों की स्थापना हुई छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, वो देखते हैं पहले। तो उसमें एक हम देखते हैं कवर्धा के फणी नागवंश और एक देखते हैं बस्तर के छिंदक नागवंश। ठीक है, तो इनकी बात भी हमको करना होगा। तो मुख्य तौर पे 4 वंश के बारे में इसमें हम कवर करेंगे, फणी नागवंश, छिंदक नागवंश और कलचुरियों के बारे में और काकतीयों के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम खत्म करेंगे इस वीडियो को जनजातीय आंदोलन से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। जनजाति विद्रोह है जो उसको पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, पहले हमारा स्लाइड होगा छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास से संबंधित, वो है फणी नागवंश का। देखते चलते सारी बातें। फणी नागवंश का जो है समय कालक्रम 11वीं से 14वीं ईस्वी। ठीक है, 11वीं से 14वीं ईस्वी। अब देखिए राजधानी क्या होने वाली है, जैसे आपको एक साथ याद रखना है। जैसे किसी वंश के बारे में पढ़ना है तो आप क्या करिए, उसमें उसके सामने कहां से वो है, उनकी राजधानी क्या है वो जोड़ दीजिए। जैसे क्या, कवर्धा के फणी नागवंश, सीरपुर के पांडु वंश, बस्तर या भ्रमरकोट या चक्रकोट के छिंदक नागवंश, ऐसा सामने में जोड़ लीजिए तो ऑटोमेटिकली आपको राजधानी याद हो जाएगी। तो कवर्धा के हैं फणी नागवंश। क्लियर। जानकारी कहां से मिलती है, मड़वा महल शिलालेख से। और ये जो मड़वा महल शिलालेख है ये कौन से ईस्वी का है, 1349 ईस्वी का है। आगे देखिए शासक कौन कौन से है इसमें। संस्थापक के तौर पे आपको अहिराज का नाम ध्यान में रखना है, फणी नागवंश से रिलेटेड। किसका, अहिराज का। ठीक है, संस्थापक। अगले शासक, 6वें शासक है गोपाल देव। तो बीच के शासक कहां गए, तो मध्यवर्ती राजाओं की भी सूची में आपको बताऊंगा। मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न कैसे बनते हैं पूरी डिटेल वीडियो सीरीज बन चुकी है, लेकिन उतना समय है नहीं। तो करना क्या है, जो बातें मैं यहां पर बता रहा हूं ध्यान से सुन लीजिए। मध्यवर्ती राजा नाम आपको कम से कम ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड शासकों की सूची या मैच द कॉलम पूछ दिया जाता है कि इस वंश से संबंधित कौन से शासक नहीं है। 4-5 राजा के नाम दे देंगे, पहचानना पड़ेगा कौन है कौन नहीं है। समझ में आई ना बात। तो इस कारण शासक के नाम आपको ध्यान में रखने ही है। चलिए, शासक अहिराज संस्थापक हो गए। अगले 6वें राजा है गोपाल देव। अब महत्वपूर्ण राजा के संबंध में उनकी बातें देखेंगे और राजाओं की सूची भी बाद में देखेंगे। तो ये जो 6वें राजा थे क्यों महत्वपूर्ण थे गोपाल देव, भोरम देव का मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया 1089 ईस्वी में। ठीक है, कौन से ग्राम में, चौरा ग्राम में। भोरम देव मंदिर से सभी वाकिफ होंगे, कौन से ग्राम में है, चौरा ग्राम में है। गोपाल देव ने निर्माण करवाया, कब करवाया, 1089 ईस्वी में। चलिए आगे देखें। ये जो भोरम देव मंदिर है खजुराहो के मंदिर से प्रेरित है, मतलब चंदेल शैली में निर्मित है, क्योंकि जो आपका खजुराहो का मंदिर है मध्य प्रदेश का, वो चंदेल शैली में निर्मित मंदिर है। ठीक, नागर शैली। ठीक है, और ये चंदेल शैली जो है नागर शैली के अंतर्गत ही माना जाता है। आगे देखें। अब चूंकि ये खजुराहो से प्रेरित है मंदिर, भोरम देव छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं, ये भी ध्यान में रख लीजिए। आगे देखिए, जाजल देव प्रथम के काल में उसके अधीन रहकर शासन करने वाले ये शासक थे कौन, गोपाल देव। मतलब इसके समकालीन के तौर पे आपको जाजल देव प्रथम जो कलचुरी शासक थे रतनपुर के, जाजल देव प्रथम वो गोपाल देव के समकालीन थे, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, कलचुरियों का शासन और कहीं चल रहा था, रतनपुर और रायपुर 2 शाखा। यहां पर अभी कवर्धा वाले क्षेत्र में कौन है, फणी नागवंश, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगले शासक डायरेक्ट 23वें शासक के बारे में जानकारी मिलती है। नाम की जानकारी तो और भी शासकों की है, मतलब उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें उसकी बात कर रहा हूं। तो 23वें राजा है कौन, लक्ष्मण देव। ठीक है, छपरी के प्रतिमा लेख में इनका वर्णन है। छपरी के प्रतिमा लेख में लक्ष्मण देव का वर्णन है। ठीक है, अब छपरी गांव कवर्धा के अंतर्गत आने वाला ही गांव है। अब देखिए, अगले शासक आपको 24वें शासक रामचंद्र देव मिलेंगे। ठीक है, 23वें लक्ष्मण देव, 24वें रामचंद्र देव। इन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाया।
शिव मंदिर का निर्माण करवाया और 1349 ईस्वी में मड़वा महल का निर्माण करवाया। ठीक है, मड़वा महल का निर्माण करवाया जो बेसिकली एक विवाह मंडप था। अपने विवाह के लिए एक मंडप के तौर पे, स्थायी मंडप के तौर पे निर्माण करवाया, जिसे क्या कह रहे हैं, मड़वा महल कह रहे हैं। इसका अन्य नाम दूल्हा देव भी है। इस मड़वा महल का अन्य नाम दूल्हा देव भी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये अब इस कलचुरी रामचंद्र देव की जो विवाह हुआ था, विवाह मंडप का निर्माण करवाया था, तो विवाह किससे हुआ, तो कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से इसका विवाह हुआ था। ठीक है, देख लीजिए लास्ट लाइन यहां पर लिखा हुआ है, कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से रामचंद्र देव का विवाह हुआ था। इतनी बातें। अब देखिए मध्यवर्ती राजा, जैसे हमने क्या देखा, सबसे पहले संस्थापक 6वें राजा, फिर 23वें और 24वें, इनके संबंध में महत्वपूर्ण बातें थी। उनके बीच में आने वाले मध्यवर्ती राजा देख लेते हैं। चलिए देखें, देखिए राजल नाम ध्यान में रख लीजिए, किसी तरीके से पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे तो बनाना तो पड़ेगा, है कि नहीं। राजल, धरणीधर, महिल देव, सर्ववदन, गोपाल देव, है कि नहीं। देखिए सबसे पहले शासक जो है वो तो अहिराज, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 6वें नंबर पे कौन आ गया, इस तरीके से गोपाल देव। क्लियर। फिर नलदेव, भुवनपाल, कीर्तिपाल, जयपाल, महिपाल, विषयपाल, जनपाल, यशोराज, कन्हड़, लक्ष्मी, खड्गदेव, भुवने कमल, अर्जुन, भीमभोज। ठीक है, ये सारे मध्यवर्ती शासक है। ओके, दिमाग में अगर आए तो एक बार पढ़ के डेफिनेटली चले जाना आखिरी समय में। अगर स्ट्राइक कर जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद ये चीज समझता हूं कि इतने सारे शासकों का नाम याद कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। ठीक है, लेकिन एकदम से नामुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि ऑप्शन होते हैं एग्जाम में। अगर आप एक बार पढ़ के चले जाएं तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा, ये कह रहा हूं, कोशिश कीजिएगा जरूर। अगले शासक मोनिंग देव। ठीक है, मोनिंग देव, रायपुर कलचुरी शासक ब्रह्मदेव ने इनको पराजित किया, तो ये ध्यान रख लीजिए मोनिंग देव के संबंध में। ठीक है ना, रायपुर कलचुरी शासक जो थे ना ब्रह्मदेव, उनके द्वारा पराजित हुए थे मोनिंग देव। ठीक, चलिए देखिए, और जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर किसी बड़े वंश के बेटी का विवाह किसी वंश से हो जाता है तो मतलब जिससे विवाह होता है, ठीक है, वो एक तरीके से उसके अधीन आ जाता है। जैसे मतलब यहां पर मैं कहूंगा कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह हुआ किसका, रामचंद्र देव का। इसका मतलब ये था पुराने समय में कि आपके जो फणी नागवंश थे वो कलचुरी के अधीन थे, ये कहना चाह रहा था। तो लास्ट लाइन लिखा भी है, संभवतः इस वंश के शासक कलचुरियों के मांडलिक थे। ठीक है, इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है। आगे देखें, अगला है कांकेर के सोमवंश। ये हो गया फड़ी नागवंश। अब हम कांकेर के सोमवंश की बात कर लेते हैं। जैसे हमने सोमवंश के तौर पे देखा था मैकल के सोमवंश, सिरपुर के सोमवंश जिसको पांडुवंश कह रहे थे, अब एक कांकेर के सोमवंश भी आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, 1130 से 1320 ईस्वी इनका शासनकाल कांकेर में। जानकारी कहां से मिलती है, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के राजिम शिलालेख से, है ना। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के राजिम शिलालेख से जानकारी मिल रही है कांकेर के सोमवंशियों की। अब कुछ कंफ्यूजन वाली स्थिति यह है कि राजिम शिलालेख के तौर पे बिलास्तुंग को हमने देखा था, यहां पर फिर से लिखा है कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के राजिम शिलालेख। तो एक ही स्थान से बहुत सारे शिलालेख, ताम्रपत्र, काष्ठ स्तंभ, ये सारी चीजें मिली है, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, तो उसके आधार पर इतिहासकारों के द्वारा ही ये सब खोज करके लिखा गया है। मेरा सोर्स हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक का होने के साथ साथ अन्य कुछ ऑथेंटिक सोर्स भी है, उसके आधार पर मैं कुछ बातें ये सारी बातें बता रहा हूं। ठीक है, कुछ अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है किसी तथ्य को लेकर तो फिर मतलब उसका अंतिम सोर्स कोई ऑथेंटिक सोर्स ही माना जाएगा। ठीक, सारी तरीके से आश्वस्त होकर ही मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। क्लियर है, थोड़ा बहुत कहीं पर हमको आपको वेरीफाई करने पर अलग मिल सकता है। सोर्स भी मैंने बता दिया, आप देखेंगे तो राम कुमार बेहार की बुक जो है वो मेरा सोर्स है, उसके अलावा 2-3 सोर्स और भी मैंने प्रीफर किए हुए हैं। क्लियर है, तो आश्वस्त रहिए सोर्स को लेकर। ठीक, देखिए आगे, अब कांकेर के सोमवंश है तो कांकेर का प्राचीन नाम याद रख लीजिए, काकरे है, यहां लिखा हुआ है, देखिए शासन क्षेत्र काकरे, काकरे मतलब कांकेर लिखा हुआ है। क्लियर है, और इस वंश के कुल 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए एक बार। अब शासक और देख लेते हैं, शासक देख लेते हैं।
सिंहराज याद रखिए, किसको? सिंहराज को याद रखिए, ठीक। सिंहराज के बाद आएंगे वाघराज, वाघराज, फिर आएंगे वोपदेव, वोपदेव के बाद आएंगे, देखिए वोपदेव के फिर 3, कर्णराज, सोमराज, कृष्णराज, ठीक है। कर्णराज, सोमराज, कृष्णराज, ये शासक याद करने पड़ेंगे। देखिए इतने शासक के लिए मैंने बोल दिया ऑप्शनल है, पढ़ के जाइए, लेकिन ये सारे शासक आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंहराज याद रख लीजिए, ठीक है, सिंहराज याद रख लीजिए, संस्थापक। उसके बाद वाघराज, फिर वाघराज के बाद वोपदेव, वोपदेव के फिर 3 पुत्र 3 संतान, कर्णराज, सोमराज, कृष्णराज, ठीक है। ये एक सीरीज हो गई। आगे देखें, सोमराज के पुत्र पंपराज, पंपराज याद करें, इनकी जानकारी तहनका-पारा ताम्रपत्र में मिलती है। नीचे क्या लिखा है? तहनका-पारा ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है पंपराज की। क्लियर? तो सोमराज के पुत्र पंपराज, यहां से हो गया क्लियर। कर्णराज की जानकारी सिहावा अभिलेख से मिलती है। अब एक चीज देखिए, कृष्णराज की संतानों के बारे में बात कर लेते हैं। कृष्णराज के आगे आएंगे जयतराज, जयतराज के बाद सोमचंद्र, सोमचंद्र के बाद भानुदेव, और भानुदेव की जानकारी कांकेर शिलालेख से मिलती है। याद करें, याद करें, अभी याद करें, याद करें दोस्तों। सिंहराज संस्थापक, फिर वाघराज, वोपदेव, वोपदेव के 3 संतान, कर्णराज, सोमराज, कृष्णराज, कर्णराज, सोमराज, कृष्णराज। कैसे याद करें? तो देखिए वोपदेव हो गए। अब वोपदेव से फिर 3 संतान के बारे में 2 को याद रख लीजिए। देखिए महाभारत, महाभारत आपको याद होगा, तो महाभारत में कृष्ण भी है, कर्ण भी है, तो कर्णराज, कृष्णराज याद करने के लिए। और सोमराज किसी तरीके से याद कर लीजिए। सोम किसको बोलते हैं? सोमपान करने वाले शिव भगवान। मतलब कुछ भी तरीके से आप याद होना चाहिए भाई, है कि नहीं? तो ये याद कर लीजिए। कहाँ कहाँ से जानकारी मिल रही है ये भी मैंने पूरा लिख दिया है इसके अंतर्गत। तो आप इतना कर ले तो कांकेर का सोमवंश आपका कवर हो जाएगा। अब एक और बात, कलचुरी संवत का प्रयोग करते थे कांकेर के सोमवंश, मतलब जो वंश जिस भी वंश का संवत प्रयोग में लाता था वो उसके अधीन माना जाता था। तो यहां पर भी वैसी कुछ स्थिति है। तो कांकेर के जो सोमवंश थे वो कलचुरी संवत का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा ये स्लाइड पूरा। अब हम शुरुआत करेंगे कलचुरी वंश की। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख राजवंश में एक कौन? कलचुरी वंश, ठीक है ना। अभी तक का छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश की अगर हम बात करें तो उसमें 3-4 वंश के नाम जो हैं वो एकदम टॉप में आते हैं। जैसे अगर प्राचीन की बात करूं तो मैंने कहा था पांडु वंश के बारे में, ठीक है। वैसे ही शरपुरी वंश भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद अगर मध्यकालीन इतिहास की बात करूं तो कलचुरी और काकतीय, ठीक है ना। तो कलचुरी बहुत ही बड़ा, बहुत सारे शासक आएंगे, और साथ ही साथ इसके संबंध में बहुत सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इनकी शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सब देखना है, पूरा बातें कवर करेंगे। देखिए चलिए, कलचुरी वंश 550 ईस्वी से 740 ईस्वी, माफ कीजिए 1740 ईस्वी, 550 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। तो अब आप बोलेंगे कि ये प्राचीन इतिहास में क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब इनका शासन स्थापित हुआ तब मध्यकालीन इतिहास आ चुका था। ये जो 550 ईस्वी कहा जा रहा है ये तब का समय है जब इस वंश की शुरुआत हुई थी, छत्तीसगढ़ से नहीं कहीं और से। अब कहां से इसकी शुरुआत हुई थी इस वंश की, वो पूरा देखिए। प्रश्न बनते हैं और बने भी हैं, ठीक है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के बाहर कलचुरी कह रहा हूं मैं, मतलब ये जो समय है इस समय ये छत्तीसगढ़ में नहीं आए थे, कहीं और थे। तो कहां थे वो देखिए। अब इनकी अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रायपुर और रतनपुर पड़ते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर जब ये पहले थे तो कहां कहां थे? तो उसमें से पहला है मध्य प्रदेश के कलचुरी, मध्य प्रदेश के कलचुरी। और इस कलचुरी वंश को एक और नाम से जाना जाता था है वंशी, ठीक है, है वंशी। तो एक शासक थे है वंशी शासक महिषमान। इन्होंने एक महेशमती नगर बसाया, महेशमती नगर बसाया, ये ध्यान में रखेंगे आप, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। महेशमती नगर बसाया, तो ये आप ध्यान में रखेंगे है वंशी राजा महिषमान के संबंध में। क्लियर है? ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए, ये बाहुबली वाला महिषमती नहीं है। क्लियर है ना। राजधानियां कौन कौन सी रही समय समय पर? तो देखिए कौन कौन सी राजधानियां इनकी रही वो देखिए आप। कालंजर राजधानी रही इसकी, त्रिपुरी राजधानी, प्रयाग भी रही थी, काशी, रतनपुर और रायपुर तो हम पढ़ते ही है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। खल्लवाटिका भी राजधानी थी,
और आगे जाके आप राजधानी परिवर्तन में देखेंगे कि और भी राजधानियां मिलेंगी। ठीक है, तो अभी छत्तीसगढ़ की राजधानियों को छोड़कर हम बात करते हैं तो देखिए कालंजर, त्रिपुरी, प्रयाग, काशी, ये सारी कलचुरियों की राजधानी रही है समय समय पर। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखें, शासक के तौर पे आपको ध्यान में रखना है पहले कृष्णराज। कृष्णराज को मूल पुरुष कहा जाता है, तो बहुत सारी बुक में देखिए क्या करता है, डायरेक्ट फैक्ट लिख देता है, तो कृष्णराज को मूल पुरुष कहते हैं। अब उसको रतनपुर के कलचुरी में वर्णन किए पड़ा है, ऐसा नहीं होता है। एकदम शुरुआती जड़ से जाना पड़ता है हमको देखने के लिए कि कहां से शुरुआत हो रही है। तो देखिए 550 लिखा है ना, शुरुआत यहीं से हो रही है, किससे? कृष्णराज से। 550 से 575 ईस्वी, एकदम से समय ध्यान में मत रखिए, अभी जब करना पड़ेगा तब मैं बताऊंगा कहां से समय ध्यान में रखना है, यहां से समय ध्यान में नहीं रखना है, बस शुरुआत कृष्णराज 550 ही ध्यान रख लो। मूल पुरुष कहा जा रहा है कृष्णराज को, प्रश्न बनता है तो ध्यान रखें। अब कृष्णराज के पुत्र हुए कौन? शंकरगण। शंकरगण, ठीक है, कृष्णराज के पुत्र कौन? शंकरगण। 575 से 600, आइडिया बता रहा हूं, याद मत करो, चलेगा। अब शंकरगण के पुत्र हुए बुद्धराज, ठीक है, 600 से 620 ईस्वी। अब वातापी के चालुक्य नरेश मंगलेश से लड़ाई करके हार हो गई थी बुद्धराज की, इसके संबंध में आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन से शासक की, कलचुरी शासक की लड़ाई वातापी के चालुक्य नरेश मंगलेश से हुई थी करके आप ध्यान में रख लेंगे। बुद्धराज को शंकरगण के पुत्र थे, कृष्णराज, शंकरगण, बुद्धराज, हो गया। अब आगे देखें, त्रिपुरी के कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी की बात कर लेते हैं। अब एक चीज समझिए, यहां पर मध्य प्रदेश फिर उसके बाद त्रिपुरी लिखा हुआ है, तो मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आने वाला है ये त्रिपुरी, ठीक है। त्रिपुरी मतलब वर्तमान का जबलपुर के आसपास का क्षेत्र, जबलपुर, ठीक है। तो देखिए कलचुरियों की दूसरी राजधानी थी ये त्रिपुरी। पहली कौन सी थी? पहली थी कालंजर। पहली क्या थी? कालंजर, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। एक और चीज, मैं शुरू में शायद महेशमती नगर को मध्य प्रदेश के अंतर्गत बता दिया था, तो महेशमती मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं है, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र के आसपास का है ये महेशमती नगर, ऐसा ध्यान में रख लीजिए आप, ठीक है। तो पहली राजधानी कालंजर, उसके बाद त्रिपुरी, दूसरी राजधानी है त्रिपुरी कलचुरियों की, ठीक है। और त्रिपुरी की स्थापना किसने की? तो वामराज देव। ये भी आपको बुक में कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा, किसी फैक्ट बुक में देखे होंगे वामराज देव, ये भी देखने को मिलते हैं। अब वामराज देव के द्वारा कौन कौन सी उपाधि धारण की गई थी ये देखिए, परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर, ये सभी उपाधि धारण की गई थी वामराज देव के द्वारा, ठीक है। आगे देखें, कालंजर मतलब गोरखपुर, जैसा कि मैंने कहा उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र पहले है ना, प्रथम राजधानी थी कलचुरियों की, अभी बताया मैंने, प्रथम राजधानी कालंजर, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र मतलब गोरखपुर, ठीक है। अब क्या किया, ये जो वामराज देव थे इन्होंने अपने भाई लक्ष्मण राज को गद्दी पर बैठाया और उनको सरयू पार के कलचुरी कहा गया। ये जो वामराज देव हैं जिन्होंने राजधानी त्रिपुरी बनाई, ठीक है, जिन्होंने राजधानी त्रिपुरी बनाई, कहां से आए? बेसिकली कालंजर वाले क्षेत्र से आए होंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वामराज देव ने अपने भाई जिसका नाम था लक्ष्मण राज को गद्दी पर बैठाया, और जब गद्दी पर बिठाया तो कहां पर थे वो? सरयू पार के कलचुरी कहलाए, सरयू पार के कलचुरी, ये आप फैक्ट ध्यान में रखेंगे। सबसे शुरुआती तौर पे देखें कृष्णराज के समय कालंजर राजधानी, उसके बाद जब वामराज देव आ गए तो राजधानी परिवर्तित हो गई त्रिपुरी, दूसरी राजधानी। कौन परिवर्तित किया? तो वामराज देव। वामराज देव के भाई कौन? लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज की जो कलचुरी की शाखा थी उसको सरयू पार के कलचुरी कहा जा रहा है। एकदम क्लियर, ये वाला स्लाइड क्लियर, कहां से शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कृष्णराज, शंकरगण और वामराज देव, ये तीन नाम एकदम से आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। आगे देखिए, अब कलचुरियों का अन्य नाम के तौर पे देखें, कलचुरियों के अन्य नाम के तौर पे हमको और भी नाम देखने को मिलते हैं, जैसे चैटूय या चंदी नरेश, ठीक है, चैटूय या चंदी नरेश। तो यही चीज लिखा है, कलचुरियों को चैटूय या चंदी नरेश भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लीजिए। अगले आ जाएंगे फिर शंकरगण प्रथम। शिलालेख इनका सागर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, परम भट्टारक की उपाधि इन्होंने धारण की। तो परम भट्टारक के तौर पे अब दो शासक हो गए यहां पर, वामराज देव और शंकरगण प्रथम। शंकरगण प्रथम एक पुराने, अब आ गए शंकरगण प्रथम, ठीक है। अब एक चीज समझिए, यहां पर ये शंकरगण है और यहां पर फिर शंकरगण प्रथम है, तो आप बोलना चाहिए ये शंकरगण द्वितीय होने चाहिए, शंकरगण प्रथम होने चाहिए, लेकिन ये शंकरगण तो अलग ही शाखा के थे, कालंजर के तरफ के थे। लेकिन अभी हम क्या शुरू किए हैं? हम शुरू किए हैं त्रिपुरी के कलचुरी। तो त्रिपुरी की कलचुरियों में जो शंकरगण है वो तो प्रथम होंगे ना,
समझ में आई बात, इस कारण शंकरगण प्रथम लिखा हुआ है यहां पर। आगे देखें, अगले आएंगे लक्ष्मण राज प्रथम। लक्ष्मण राज प्रथम, अब फिर से वही कंफ्यूजन वाली स्थिति, ये लक्ष्मण राज अलग है, वो लक्ष्मण राज अलग है, ठीक है। इसके समय राष्ट्रकूटों और कलचुरी के मध्य अच्छे संबंध स्थापित हुए थे। भारत के इतिहास के संबंध में आप राष्ट्रकूट वंश पढ़ते हैं तो राष्ट्रकूट और कलचुरियों के मध्य अच्छे संबंध लक्ष्मण राज प्रथम के संबंध में स्थापित हुए, के समय में स्थापित हुए, ठीक है। शासन समय 825 से 850 ईस्वी, ठीक है। चलिए अगले, कोकल्य प्रथम, महत्वपूर्ण शासक कोकल्य प्रथम, ठीक है। अब ये जो कोकल्य प्रथम थे ना, ये भी भारत के राजवंशों से, जो भारत के इतिहास के संबंध में कुछ राजवंश थे उनसे अच्छे संबंध स्थापित किए थे इन्होंने। और इनके दो प्रमुख साथी थे, एक भोज वंश, राजा भोज, और एक राष्ट्रकूट के कृष्ण द्वितीय, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण द्वितीय और राजा भोज वंश उत्तर भारत, और ये राष्ट्रकूट वंश कहां पर था, दक्षिण भारत। तो ये दो प्रमुख साथी थे इनके, राजा भोज नाम सुना होगा आपने, और कृष्ण द्वितीय, ये आपके प्रमुख साथी थे कोकल्य प्रथम के, ठीक है। और इनकी जानकारी मिलती है बिलहरी लेख से, याद कर लीजिए, डेप्थ में तो जाएंगे जैसे कि मैंने कहा था, है कि नहीं। आगे देखें, अब इनके पुत्र हो जाते हैं शंकरगण द्वितीय। 3 शंकरगण अभी देखने को मिल गए, एक अलग, इधर के अलग है, त्रिपुरी के 2 हो गए, शंकरगण प्रथम, शंकरगण द्वितीय। अब इस शंकरगण का नाम मुग्ध तुंग या रण विग्रह, ये महत्वपूर्ण है सबसे। अभी तक जितने भी शंकरगण देखे उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये शंकरगण द्वितीय, क्योंकि इनका नाम मुग्ध तुंग हमको देखने को मिलता है बुक में, ठीक है। अब इस मुग्ध तुंग का संबंध छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा स्थापित होने वाला है, देखिएगा कैसे, ठीक है। 890 से 910 ईस्वी के आसपास, अभी भी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में स्थापित नहीं हुआ है कलचुरी, लेकिन ये अब संबंध स्थापित करने वाले छत्तीसगढ़ से, शंकरगण द्वितीय। सोमवंशियों को पाली क्षेत्र से, मतलब बिलासपुर क्षेत्र से, उस समय बिलासपुर इसलिए लिखा है, पाली मतलब कोरबा के अंतर्गत आता है, लेकिन उस समय तो बिलासपुर था मुख्य रूप से छीन लिया गया, ठीक है। शंकरगण द्वितीय के द्वारा सोमवंशियों को पाली क्षेत्र छीन लिया गया सोमवंशियों से, ठीक है। और अपने अनुजों को मंडलाधिपति के रूप में इन्होंने स्थापित किया और तुम्बाड़ भेजा, ये ध्यान रखें। तो देखिए, खुद नहीं आए लेकिन अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को भेज रहे हैं मंडलाधिपति के रूप में छत्तीसगढ़ में। तो इस तरीके से अब छत्तीसगढ़ में आ रहा है कलचुरी, एंटर कर रहा है, अब देखिएगा। अब इनके पुत्र कौन, बालहर्ष, युवराज देव, जिनका नाम था केयूरवर्ष प्रथम, ठीक है। उसके पुत्र लक्ष्मण राज द्वितीय, ठीक है। उसके पुत्र शंकरगण तृतीय, फिर कोकल द्वितीय आएंगे। कोकल द्वितीय के पुत्र गांगे देव, जिनका नाम था विक्रमादित्य, और अंतिम शासक के तौर पे ध्यान में रख लीजिए, अंतिम शासक के तौर पे विजय सिंह का नाम। त्रिपुरी का वंश ही पढ़ रहे हैं अभी, त्रिपुरी वंश ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए अभी, ठीक है। तो अंतिम शासक त्रिपुरी के विजय सिंह, गांगे देव के पुत्र कर्ण, कर्ण के पुत्र यश कर्ण, और यश कर्ण के पुत्र गया कर्ण। ये सभी शासक के नाम पूछ लिए गए दोस्तों, जी हाँ, नाम पूछ लिए गए हैं। ये सभी शासक किस वंश से संबंधित थे, पूछ लिया गया है, मैच द कॉलम में करना पड़ेगा, याद रखें फिर से मेरे साथ। त्रिपुरी के कलचुरी ही चल रहे हैं, शंकरगण द्वितीय तक तो क्लियर होगा ही हो, पहले कोकल्य हो गया, कोकल्य के बाद शंकरगण द्वितीय हो गया, जिनका नाम था मुग्ध तुंग। छत्तीसगढ़ से संबंध यहां पर इसके बाद से स्थापित होने वाला है। इन्होंने क्या किया, सोमवंशियों को पाली क्षेत्र से, मतलब जो छत्तीसगढ़ का पाली क्षेत्र है वहां से हटा दिया इन्होंने, और फिर अपने भाइयों को मंडलाधिपति के रूप में छत्तीसगढ़ भेजा, ठीक। कहां पर भेजा, प्रॉपर तुम्बाड़ में भेजा। इनके पुत्र हुए बालहर्ष, युवराज देव, जिनका नाम था केयूरवर्ष, इतना ध्यान रख लीजिए। अब युवराज देव के पुत्र देखिए लक्ष्मण राज द्वितीय, लक्ष्मण राज द्वितीय के पुत्र शंकरगण तृतीय, ठीक है। और एक अन्य शासक, अब इनका लक्ष्मण राज का या शंकरगण तृतीय का कोकल से क्या संबंध था ये स्पष्ट नहीं है, तो अब यहां तक चेन ब्रेक करके यहां पर आइए कोकल द्वितीय पे, हालांकि ये आपके त्रिपुरी के ही कलचुरी है। कोकल द्वितीय के पुत्र गांगे देव, विक्रमादित्य उपाधि, गांगे देव के पुत्र कर्ण, कर्ण के पुत्र यश कर्ण, और यश कर्ण के पुत्र गया कर्ण। गांगे देव, कर्ण, यश कर्ण, गया कर्ण, ठीक है। और अंतिम शासक विजय सिंह। ये हो गया पूरा कलचुरियों का इतिहास, कलचुरियों का ओरिजिन, कलचुरियों की शुरुआत, ठीक। तो यहां से छत्तीसगढ़ में अब संबंध बैठ रहा है, अब शुरुआत हो रही है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के कलचुरी।
फणी नागवंश तो हमने कवर कर लिया है, स्लाइड हो गया रिपीट। अब ये हो गया छत्तीसगढ़ के कलचुरी, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के कलचुरी। फॉन्ट थोड़ा छोटा हो रहा है तो मैं इसको काम करता हूं, थोड़ा सा आपको बड़ा करके पढ़ाता हूं। चलिए देखिए, ये वाला साइड पहले पूरा करते हैं। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शुरुआत देखिएगा 1000 से 1757। अब जो 550 देखा था वो आपको पता चल गया कहाँ के थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में शुरुआत कहाँ से हुई, 1000 ईस्वी से 1757 तक। तो इसी कारण इसको मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहले शासक कलिंगराज 1000 से 1020 ईस्वी। अब यहां से समय थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए आप, मैं कह रहा हूं अब समय थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले शासक कलिंगराज, दूसरे शासक कमलराज, फिर रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और फिर आएंगे जाजल्यदेव प्रथम आगे, ठीक है। तो ये 5 पहले याद रखो, कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाजल्यदेव प्रथम। फिर ये जो पेयर है ना, ये जो 3 लोगों की ट्रिक वो आएगी, 3 लोगों का नाम जो आएगा शासकों का, वो फिर से रिपीट होगा आगे जाके, देखिएगा कौन कौन, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल्यदेव, द्वितीय करके आएंगे वो। इस कारण शुरू में मैंने 5 करने को कहा, तो ये हो गया। कलिंगराज का समय 1000 से 1020, राजधानी थी तुम्माड़। अब छत्तीसगढ़ के राजधानी गिनते जाइएगा। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पहली राजधानी तुम्माड़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पहली राजधानी हो गई तुम्माड़। निर्माण क्या करवाया कलिंगराज ने, महिषासुर मर्दिनी मंदिर जो चैतुरगढ़ में है उसका निर्माण करवाया कलिंगराज ने। अब यहां से एक और चीज समझिए, पर्यटन वाला क्षेत्र बताने के लिए बचा हुआ है, मैं उसको कवर करवाऊंगा, लेकिन उसके पहले जो मंदिरें हैं किस शासक के द्वारा निर्माण कराया गया, कहां करवाया गया, ये जब मैं पूरा इतिहास भी कवर कर रहा हूं तो साथ साथ चल रहा है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है पर्यटन में मैं मंदिर जो कुछ है वो हो जाए, स्किप हो जाए, लेकिन पर्यटन में वो सारी चीजें कवर करूंगा जो नहीं पढ़ा है मैंने कभी, ठीक है। तो इस कारण मैं कह रहा हूं, अब जैसे ये पर्यटन क्षेत्र में भी आएगा, मंदिरों के बारे में भी जो पढ़ते हैं हम वो, तो महिषासुर मर्दिनी मंदिर चैतुरगढ़ का किसने निर्माण करवाया, कलिंगराज ने। तो इस तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब महिषासुर मर्दिनी मंदिर के तौर पे हमको अंबागढ़ चौकी में भी देखने को मिलता है, ठीक है, वो मंदिर अंबागढ़ चौकी में भी देखने को मिलता है, महिषासुर मर्दिनी मंदिर। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान में रखते जाइएगा। चलिए अगले शासक कमलराज 1020 से 1045 ईस्वी। ये जो समय कालक्रम है कहीं कहीं पर बुक के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे है, थोड़ा बहुत, ठीक है। त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेदेव को उड़ीसा आक्रमण के अभियान में सहायता प्रदान किया। मतलब देखिए, उड़ीसा अभियान में उड़ीसा को जीतने के लिए जा रहे थे कौन, गांगेदेव। गांगेदेव को मदद किसने की, कमलराज ने की। तो ये गांगेदेव तो आपको समझ में आ गया होगा ये कौन है, त्रिपुरी के शासक के तौर पे हमने पढ़ा था, ठीक है। चलिए तीसरे शासक रत्नदेव प्रथम 1045 से 1065 ईस्वी। राजधानी होगी रतनपुर। दूसरी राजधानी याद करिए, दूसरी राजधानी अब क्या, रतनपुर। इस समय रतनपुर का नाम था कुबेरपुर। कुबेरपुर, रतनपुर के बहुत सारे नाम देखे, रतनपुर के बहुत सारे नाम देखे, ठीक है। मणिपुर भी था उसमें से, कुबेरपुर हो गया, रतनपुर हो गया, ठीक। चलिए, रतनपुर को तालाबों की नगरी कहते हैं, एक एक्स्ट्रा फैक्ट। आगे देखें, निर्माण क्या क्या कराया रत्नदेव प्रथम ने, मां महामाया मंदिर। रतनपुर में मां महामाया मंदिर का निर्माण करवाया रत्नदेव प्रथम ने, ठीक। कोमोमंडल प्रमुख वजू वर्मा की पुत्री से विवाह हुआ जिनका नाम था नोनवल्ला। क्या नाम था, नोनवल्ला। नोनवल्ला नाम ध्यान रखिए, नोनवल्ला, क्लियर। आगे देखें, तुम्माड़ में इन्होंने बंकेश्वर मंदिर, रत्नदेव देवालय, बहुत सारे उद्यान, ठीक, ये सब निर्माण कार्य करवाया। और माना जाता है कि जो चोल वंश के शासक थे जिनका नाम था राजेंद्र चोल, उनके आक्रमण के समय रत्नदेव प्रथम की मृत्यु हो गई। और किसके अनुसार, अमलानंद घोष के अनुसार, इतिहासकार अमलानंद घोष, उनके अनुसार राजेंद्र चोल जब आक्रमण किए तो रत्नदेव प्रथम की मृत्यु हो गई उनके आक्रमण के दौरान, ऐसा कह रहे हैं वो, क्लियर। तो यहां पर से आप क्या ध्यान में रखें, मां महामाया मंदिर, रुकिए थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं तो आपको क्लियर होगा। मां महामाया मंदिर रत्नदेव प्रथम के द्वारा रतनपुर में, महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कलिंग देव प्रथम ने चैतुरगढ़ के अंतर्गत, और चैतुरगढ़ वर्तमान में कहां आता है, कोरबा जिले के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखें, पृथ्वीदेव प्रथम 1065 से 1090 ईस्वी। सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की इसने, ठीक है, सकल कोसलाधिपति। तो ये उपाधि के तौर पे भी प्रश्न पूछे गए हैं।
परमेश्वर किसने किया, परम भट्टारक किसने किया, सकल कोसलाधिपति किसने किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो जब हम सिरपुर के पांडु वंश पढ़ रहे होंगे तो आपको ध्यान में होगा सकल कोसलाधिपति की उपाधि एक बार आपने और देख रखी है। ठीक है, महादेव तिवर देव के रूप में, तिवर देव के रूप में। क्लियर। अब इनका एक और नाम पृथ्वीख्रे, क्या नाम था, पृथ्वीख्रे। पृथ्वीदेव प्रथम का नाम ध्यान रखें, पृथ्वीख्रे। आगे जाके पृथ्वीदेव द्वितीय तृतीय भी आएंगे, तो पृथ्वीख्रे किसका नाम, पृथ्वीदेव प्रथम का नाम। निर्माण कार्य भी देख लीजिए। अब निर्माण कार्य महत्वपूर्ण है। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तुम्बाड़ का, तुम्बाड़ का पृथ्वी देवेश्वर मंदिर। ठीक है, चलिए। रतनपुर का जो विशाल तालाब है उसका भी निर्माण करवाया पृथ्वीदेव प्रथम ने। किले का निर्माण करवाया जो लाफागढ़ में है, लाफागढ़ का किले का निर्माण करवाया इन्होंने। आगे देखें, इनका अमोदा ताम्रपत्र, रायपुर ताम्रपत्र, ये सारे ताम्रपत्र इनसे रिलेटेड हैं, तो ध्यान रखें। अमोदा ताम्रपत्र 1079 ईस्वी और रायपुर ताम्रपत्र 1069 ईस्वी। अन्य नाम इनका महामंडलेश्वर, समाधि, गताशेष, पंच महाशब्द। तो देखिए भाई, पृथ्वी देव प्रथम चल रहे हैं, उपाधि के तौर पे सकल कोसलाधिपति तो ध्यान में रखना है। उसके अलावा ये दूसरी आपकी इनकी जो अन्य नाम है, उपाधि कह सकते हैं महामंडलेश्वर, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाधि, गताशेष, पंच महाशब्द। ठीक है, तीसरी उपाधि, 3 उपाधि कुल। इनके मंत्री का नाम ध्यान रख लीजिए, विग्रहराज और सोढ़देव, महत्वपूर्ण है। तो इनके मंत्री के तौर पे भी नाम ध्यान रख लीजिए। जो भी मंत्री होते हैं, सामंत होते हैं, सहायक होते हैं, सेवक होते हैं, कुछ कुछ जो उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो महत्वपूर्ण होते हैं। आगे देखिए, सामंत जयदेव ने इनके सामंत थे, जैसे कि मैंने कहा पृथ्वीदेव प्रथम के एक सामंत थे जयदेव, उन्होंने डांडोर तथा देव सिन्हा को माफ कीजिए, सामंत जयदेव थे, उन्होंने डांडोर क्षेत्र को जीता, और एक जो सामंत थे देव सिन्हा, उन्होंने कोमुमंडल क्षेत्र को जीता था इनके लिए। ठीक है, सामंत जयदेव ने डांडोर क्षेत्र और देव सिन्हा ने कोमुमंडल क्षेत्र जीता था, ये ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। अगले शासक आपके होंगे जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम 1095 से 1120 ईस्वी। रतनपुर शिलालेख से जानकारी मिलती है, रतनपुर शिलालेख से जानकारी मिलती है। आगे देखें, कलचुरी की मुख्य शाखा के स्वामित्व को समाप्त कर अपने स्वतंत्र की स्थापना की। कलचुरी की मुख्य शाखा के स्वामित्व को समाप्त करके अपने स्वातंत्र्य की स्थापना की। ठीक है, ये आप एक चीज़ कैसे, ये क्या कहा जा रहा है तो ध्यान से सुनिए। मतलब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कलचुरियों की स्थापना तो हो चुकी थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा था इसके पहले तक कि ये जो छत्तीसगढ़ के कलचुरी थे रतनपुर के अंतर्गत, वो अभी भी त्रिपुरी के कलचुरियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उनके अंतर्गत रहकर शासन करते हैं। लेकिन जाजलदेव प्रथम के समय क्या किया, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया त्रिपुरी के कलचुरियों से, और छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे, ये कहा जा रहा है। कलचुरियों के सबसे प्रतापी शासक जाजलदेव प्रथम को माना जाता है। सोने के सिक्के इन्होंने चलाए और उसमें लिखा था श्री मज्जा जाजल देव और गज शार्दुल। ठीक है, क्या लिखा था, श्री मज्जा जाजल देव, श्री मज्जा जाजल देव और गज शार्दुल। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। छिंदक वंशी शासक सोमेश्वर देव को सपरिवार बंदी कर लिया, और फिर जो सोमेश्वर देव की माता थी जिनका नाम था गुंड महादेवी, उनके अनुरोध पर रिहा भी कर दिया छिंदक वंशी शासक सोमेश्वर देव को। जब छिंदक वंशी शासक पढ़ेंगे ना, छिंदक वंश पढ़ेंगे तो वो फिर से आएगा वो बात, यहां से ध्यान रख लीजिए। जाज्वल्यपुर जो वर्तमान में जांजगीर है, शहर बसाया इन्होंने। ठीक है, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया जिसे नकटा मंदिर कहा जाता है, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, नकटा मंदिर जिसे कहा जाता है। ठीक, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, क्योंकि पाली के शिव मंदिर हमने देखा था किसने निर्माण करवाया था, पाली के शिव मंदिर बाण वंश के शासक विक्रमादित्य ने कराया था, ये मैंने बताया था आपको। तो अभी पाली के शिव मंदिर का जो जीर्णोद्धार करा रहे हैं जाजलदेव प्रथम, बनाया किसी और ने, जीर्णोद्धार करवा रहे कोई और। मकर ध्वज जोगी के साथ ये तीर्थ यात्रा पर गए लेकिन वापस नहीं लौटे ये। ठीक है, तो एक जोगी जो थे उनके साथ तीर्थ यात्रा पर गए और वापस नहीं लौटे। क्लियर। और एक और ध्यान रख लीजिए, इनके विजय अभियान के दौरान स्वर्णपुर उड़ीसा जो है उड़ीसा के अंतर्गत, उसके शासक भुजबल को इन्होंने हराया था। इतनी सारी बातें
इतनी सारी बातें, ठीक है। तो देखिए सोने का सिक्का चलाने वाले यहां पर लिखा गोल्ड, गोल्ड, तो ये एक और हाईलाइट कर लेना, क्योंकि सोने के सिक्के का अलग महत्व रहता है ना। तो जो सोने के सिक्के चलाएंगे शासक, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। उसमें से एक है जाजल देव। अब जाज्वल्य देव बोले, जाजल्य देव बोले, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं रत्नदेव द्वितीय को। रत्नदेव द्वितीय को अब यहां पर भी गोल्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इन्होंने भी सोने का सिक्का चलाया। 1120 से सीक्वेंस में चल रहा है सब, 1135 तक चला इनका शासनकाल। उपाधि थी त्रिकलिंगाधिपति, एक उपाधि की शुरुआत की इन्होंने, त्रिकलिंगाधिपति है। बहुत सारे शासक देखेंगे आने वाले समय में त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने लगे थे, ठीक है। विजय अभियान, विजय अभियान, अनंत वर्मन चोड़गंग, उड़ीसा के जो गंग वंश के शासक थे अनंत वर्मन चोड़गंग, उनको हराया। गया कर्ण सिंह और गौड़ राजा को पराजित किया, ठीक है। ये सब इनके विजय अभियान थे। अनंत वर्मन चोड़गंग उड़ीसा के गंग वंश से संबंधित शासक, गया कर्ण सिंह त्रिपुरी के कलचुरिक थे, गया कर्ण सिंह वो तो मैंने आपको बताया है, और गौड़ राजा, गौड़ राजा नहीं, गौड़ राजा को पराजित किया, ठीक है। कहां से जानकारी मिल रही है सब? सामंत वल्लभ राज के अभिलेख से जानकारी मिल रही है कि गौड़ राजा को पराजित किया ना, इसकी जानकारी सामंत वल्लभ राज के अभिलेख से मिल रही है। क्लियर है? अब एक और चीज ध्यान रखिए, ये जो रत्नदेव द्वितीय है ना, रत्नदेव द्वितीय को 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता था, 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता था। तो मतलब बहुत ही विद्या में ये आगे थे बहुत ही, तो इस कारण कहा जा रहा है 36 विधाओं में, बहुत ही अलग अलग 360 डिग्री कहना चाहिए इनके पास टैलेंट था, तो 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जा रहा है इनको, ठीक। अब एक अन्य नाम के तौर पे एक और चीज ध्यान रखिए, इनका अन्य नाम था जगत सिंह। ओके, चलिए अगले पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय। तो देखिए मैंने कहा था आपको रत्नदेव, फिर पृथ्वीदेव, फिर जाजलदेव, वही फिर रिपीट होते हैं, द्वितीय द्वितीय द्वितीय। तो द्वितीय हो गया रत्नदेव, फिर आएंगे पृथ्वीदेव, फिर सीक्वेंस वही है, पहले रत्नदेव फिर पृथ्वीदेव फिर जाजलदेव, है कि नहीं। फिर अब आ गए पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 से 1165 ईस्वी, राजीव शिलालेख से जानकारी मिल रही है इनकी, ठीक है। और प्राचीन इतिहास में या कलचुरियों से संबंधित हम कह सकते हैं सर्वाधिक अभिलेख मिले इनके 14 अभिलेख, ठीक है। इनके भाई थे जयसिंह, इनके भाई थे जयसिंह, कोटागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। इनके सेनापति एक बहुत ही प्रमुख नाम है जगपाल, ध्यान रखें, जगपाल ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जगपाल ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, क्योंकि निर्माण करवाया किसने? विलासतुंग ने, ठीक है, नलवंशी शासक। सामंत ब्रह्मदेव के साथ मिलकर कलिंग राजा जटेश्वर को पराजित किया। कलिंग मतलब उड़ीसा के राजा, जटेश्वर को पराजित किया किसके साथ? सामंत ब्रह्मदेव के साथ मिलकर। सामंत से भी प्रश्न बनते हैं, करना पड़ेगा, ठीक है। भाई अकाल देव, क्या लिखा है यहां पर? अकाल देव, इसको नोट कर लीजिएगा अगर सही नहीं दिख रहा है तो। अकाल देव, भाई अकाल देव ने अकलतरा की स्थापना की। इनके जो भाई थे अकाल देव, एक और भाई ध्यान में रख लीजिएगा, एक भाई जयसिंह देखा, एक भाई अकाल देव, ठीक है। तो इन्होंने, जो इनके भाई थे अकाल देव, उन्होंने अकलतरा शहर की स्थापना की, ठीक है। अकलतरा जांजगीर चांपा के अंतर्गत आने वाला एक शहर। आगे देखें, और जगदलपुर की शहर की स्थापना बोलते हैं, ये जगपाल जो इनके सामंत थे ना, सेनापति थे जगपाल, उन्होंने की, ऐसा मान रहे। सामंत वल्लभ राज ने खारंग झील का निर्माण कराया था। तो वल्लभ राज के तौर पे हमने देखा था ना, तो वही वल्लभ राज है इनके सामंत, उन्होंने खारंग झील का निर्माण करवाया था। क्लियर है? तो ये हो गया पहला स्लाइड। अब हम आगे बढ़ते हैं, रतनपुर के कल्चुरी कंटिन्यू करते हुए। अभी तक हमने कितने शासक देख लिए? 7, ठीक है, 7 शासक देख लिए। अब एक चीज देखिए, यहां पर लिखा है, यहां पर डायरेक्ट 12 से शुरुआत हो गई, लेकिन क्यों, मैं रीजन बता रहा हूं, देखना यहां पर साइड में लिखा हुआ है, ये यहां पर साइड में लिखा हुआ है 8वें 9वें 10वें और 11वें शासक, जिनके संबंध में कोई ज़्यादा बातें आपको ध्यान में नहीं रखनी है। तो 8वें शासक जाजलदेव द्वितीय 1165 से 1168, जगत देव 1178, रत्नदेव तृतीय और प्रतापमल, ठीक है। तो ये पूरा 8 से लेकर 11 तक का सीक्वेंस आप ध्यान में रखें। क्या? जाजलदेव द्वितीय, तो ये द्वितीय वाला सीक्वेंस कब खत्म हो रहा है? जाजलदेव पे खत्म हो रहा है। उसके बाद आ जाएंगे जगत देव के बाद रत्नदेव तृतीय आ जाएंगे, फिर रत्नदेव के बाद पृथ्वीदेव तृतीय और जाजलदेव तृतीय नहीं चलेगा, रत्नदेव तृतीय पे समाप्त हो जाएगा। फिर आ जाएंगे प्रतापमल,
क्लियर हो गए 11 शासक। अब 12वें शासक से बात करते हैं, बहारेंद्र शाह, 1480 से 1544। ठीक है, अब एक आप चीज देखेंगे ना, तो प्रतापमल का शासनकाल 1222 ईस्वी तक चला। ये 11वें शासक प्रतापमल 1222 ईस्वी तक शासन चला। और आप देख पा रहे होंगे 12 से 22 से फिर डायरेक्ट शुरुआत हो गई 14 से 80 से बहारेंद्र शाह के समय। तो ये जो बीच का काल है 1222 से लेकर आपका 1480 तक का समय, इसको अंधकार युग कहा जाता है, क्योंकि इनके बीच के शासकों की जानकारी नहीं मिलती है, जो कलचुरियों के। ठीक है, राजधानी इन्होंने बदल दी, कर दी छुरी कोस गई। क्लियर है, राजधानी हो गई छुरी कोस गई। अब एक और राजधानी परिवर्तन कलचुरियों की। निर्माण कार्य, राजधानी चूंकि छुरी कोस गई कर दिया इन्होंने, तो कोसंगई माता मंदिर, कोसंगई माता मंदिर, चैतुरगढ़ का किला और कोषागार का निर्माण इन्होंने कराया। ठीक है, कोषागार, कोषागार इनके संबंध में आपको ध्यान में रखना है। आगे देखें, बाबू रेवाराम के अनुसार प्रतापमल एवं बहारेंद्र शाह के मध्य के राजा कौन कौन है, तो यह भी कहा गया। देखिए, अंधकार का युग कहा जा रहा है, लेकिन बाबू रेवाराम ने कुछ सूची बताई है शासकों की जो प्रतापमल और बहारेंद्र शाह के बीच के हैं। कहा था ना, प्रतापमल और बहारेंद्र शाह के बीच का युग अंधकार युग कहा जाता है, लेकिन बाबू रेवाराम कुछ शासकों की सूची बता रहे जो इनके मध्य के हैं। देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए यहां से, जय सिंह देव, धर्म सिंह, जगन्नाथ सिंह, वीर सिंह, कमल देव, शंकर साय, मोहन साय, दादू साय, पुरुषोत्तम साय। ठीक, ये सभी बीच में आने वाले शासक हैं। इसके अभिलेख से पूर्ववर्ती राजाओं के नाम सिंहगढ़, डंधीर, मदन ब्रह्मा, रामचंद्र और रत्नदेव, इतने। ठीक है, और इनके समय पठानों का आक्रमण हुआ ऐसा कहा जा रहा है। क्लियर है, तो ये देखें, क्लियर। अब एक चीज समझिए, बाबू रेवाराम के अनुसार बीच में आने वाले शासक ये, लेकिन इनका जो अभिलेख है उसमें इनसे पूर्ववर्ती राजा जो हैं उनके बारे में ये सारे नाम हैं, सिंहगढ़, डंधीर, मदन ब्रह्मा, रामचंद्र, रत्नदेव। तो कौन सा करें? अब ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है कि बाबू रेवाराम के अनुसार पूछे आने वाले राजाओं की सूची, थोड़ा सा कम चांस है, चांस इसका ज़्यादा है। ये सिंहगढ़, डंधीर, मदन ब्रह्मा, रामचंद्र, रत्नदेव, ये आप ध्यान रखिए, बीच में आने वाले शासक। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे बात करते हैं कल्याण शाह की, 1544 से 1581। जहांगीर के समय 8 वर्षों तक ये दरबार में थे। जहांगीर के समय 8 वर्षों तक जहांगीर के दरबार में कौन कैद थे? कल्याण शाह। कहीं कहीं पर लिखा है ये जो कल्याण शाह है ये अकबर के समय 8 वर्षों तक दरबार में थे, लेकिन वैसा सही नहीं बैठ रहा है सिचुएशन, क्योंकि जो भी चीज़ें, जो भी तथ्य मिले हैं वो ऐसा प्रतीत होते हैं कि ये जो 8 वर्ष तक जिसके कैद में थे वो थे जहांगीर, ना कि अकबर। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जहांगीर के समय 8 वर्षों तक दरबार में थे कौन? कल्याण शाह, कल्याण शाह। ठीक है, जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की, जैसे देखिए कोषागार किसने किया? कोषागार किया बहारेंद्र शाह ने। जमाबंदी प्रणाली शुरुआत की किसने? कल्याण शाह ने। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। और गढ़ व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर भी लाए कौन? कल्याण शाह। कोसंगई जिले में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनाया, तो कोसंगई जिले में एक जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है, तो इसको ध्यान रखें, निर्माण करवाया कल्याण शाह ने। कल्याण शाह के मध्य अन्य शासक के तौर पे बहुत सारे नाम हैं, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। कल्याण शाह के मध्य अन्य शासक, ठीक है, लक्ष्मण शाह, शंकर शाह, त्रिभुवन शाह, जगमोहन शाह, अदली शाह, रणजीत शाह, इतने सारे शासक हैं। क्लियर है? आगे देखें। अच्छा, ये यहां पर एक लाइन लिखा हुआ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको। यहां लिखा है कल्याण शाह के मध्य, मतलब कल्याण शाह और बहारेंद्र शाह के मध्य के शासक के तौर पे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इनका लक्ष्मण शाह, शंकर शाह, ये सारे, त्रिभुवन शाह, जगमोहन शाह, अदली शाह, रणजीत शाह, क्योंकि ये 1544 से शुरुआत हो रही है और ये खत्म हो गए थे कहाँ पर? 1480 पर। तो बीच के शासक कौन? ये सारे। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखना है कल्याण शाह और बहारेंद्र शाह के मध्य के अन्य शासक। अगले लक्ष्मण शाह, आपको ध्यान रखना है बही खाता की शुरुआत, बही खाता की शुरुआत लक्ष्मण शाह, ये आप ध्यान में रखें।
ठीक है। बही खाता। लेखा जोखा मतलब बजट प्रणाली की शुरुआत इन्होंने की। फिर अगले शासक आपको तखत सिंह ध्यान में रखना है। तखत सिंह 1689 ईस्वी तखतपुर शहर बसाया। मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन तखत सिंह थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगले राज सिंह, सिरदार सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह। ठीक, तो कैसे याद रखें भाई? लक्ष्मण साय तो फिर भी चल गया, क्योंकि बहारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, इनके संबंध में एक कोषागार था, एक जमाबंदी प्रणाली थी और एक बही खाता था, ये तो याद हो गया। तखत सिंह से लेकर राज सिंह, सिरदार सिंह, रघु सिंह और मोहन सिंह को कैसे करें? तो एक कोड बता देता हूं, सुन लो। यहां से एक कोड बता देता हूं, अगर अच्छा लगे तो अडॉप्ट कर लेना, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। एक कोड लिख लेना, तरास रघु मोहन को, तरास रघु मोहन को। ठीक है, तरास रघु मोहन को। तो तरास, देखिए तराशना मतलब तराशना किसी चीज को, है ना, वही तरास है। तो यहां पर तराश लिख दिया तराश की जगह। तो त से तखत सिंह आ गए, त से तखत सिंह आ गए, र से राज सिंह आ गए, स से सिरदार सिंह आ गए, या सरदार सिंह भी लिखता है कहीं जगह पे, सरदार सिंह। तरास रघु, रघु मतलब रघुनाथ सिंह, और मोहन को तो मतलब मोहन सिंह, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इनके संबंध में बातें। 1689 से 1712 ईस्वी तक इनका समय। दरबारी कवि गोपाल मिश्र, तो गोपाल मिश्र के बारे में आपने सुना होगा, और गोपाल मिश्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं खूब तमाशा, तो एक चीज देखने को मिलता है कि ये जो गोपाल मिश्र थे, ये किसके दरबारी कवि थे? राज सिंह के दरबारी कवि थे। कलचुरी के राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र। निर्माण क्या करवाया? बादल महल रतरपुर में है, ठीक, तथा राजपुर, जूना शहर, ये, और सतखंडा महल भी कहते हैं ना बादल महल को, ये चीज आप ध्यान रखें। आगे, इनके पुत्र विश्वनाथ सिंह, किंतु अपना उत्तराधिकारी इन्होंने मोहन सिंह को डिक्लेयर कर दिया, मोहन सिंह को डिक्लेयर कर दिया, ये ध्यान रखें। इनके पुत्र विश्वनाथ सिंह थे, लेकिन अपना उत्तराधिकारी राज सिंह ने किसको घोषित कर दिया? मोहन सिंह को घोषित कर दिया। ठीक है, आगे देखिए सिरदार सिंह 1712 से लेकर 1732, उसके बाद रघुनाथ सिंह, इनके संबंध में कोई बात ध्यान में नहीं रखना है आपको। 1732 से 1741 ईस्वी। मराठों के अधीन प्रथम शासक रघुनाथ सिंह, ध्यान रखेंगे। अब मराठे आ गए थे, एंटर कर गए थे इस समय तक छत्तीसगढ़ में मराठे एंटर कर चुके थे। तो मराठों के अधीन रहने वाले प्रथम शासक रघुनाथ सिंह। 1741 में भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करके छत्तीसगढ़ से कलचुरी वंश का शासन समाप्त कर दिया। अब चूंकि कलचुरी वंश समाप्त कर दिया, तो अब जो कलचुरी शासक होंगे वो भोसलों के अधीन माने जाएंगे, तो वही है कौन? रघुनाथ सिंह। ठीक, 1745 ईस्वी तक कल्याणगिरी गोसाई के देखरेख में मराठों के अधीन थे। मतलब देखिए, मराठे यहां पर आए तो थे, आक्रमण करके चले गए, कलचुरियों को समाप्त कर दिया, लेकिन वो अभी भी प्रत्यक्ष शासन नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? अपने कंटेंडर यहां पर छोड़ के गए, अपनी तरफ से यहां पर शासन करने वाले कुछ देखरेख के लिए। उनका नाम था गिरी गोसाई। यही गिरी गोसाई की देखरेख में ये रघुनाथ सिंह शासन करते थे। ठीक है, तो मराठों के अधीन रहकर कर रहे हैं। फिर अगले मोहन सिंह 1745 से 1757, ये महत्वपूर्ण है। 1757 देखिएगा, अमर सिंह भी महत्वपूर्ण है। क्यों? मराठों के अधीन रहकर अंतिम शासक होने वाले हैं मोहन सिंह। ठीक है ना। मराठों के प्रबंधक के रूप में इसकी नियुक्ति की गई, लेकिन इन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहा, और क्या हुआ कि जब प्रत्यक्ष रूप से शासन करना चाहा तो फिर से मराठों ने ऑब्जेक्शन लिया। ऑब्जेक्शन क्या लिया? हटा ही दिया पूरा, और पूरी तरीके से हटा दिया। मतलब इसके बाद मराठों का छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन शुरू हो जाएगा। तो ये अंतिम शासक मोहन सिंह। क्लियर है। और कलचुरी कालीन साहित्यकार के तौर पे मैं नीचे लिखा है, जैसे गोपाल मिश्र छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कहे जाते हैं। गोपाल मिश्र का नाम आपने पहले भी सुना होगा, तो छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के तौर पे आपको ध्यान में रख लीजिए नाम इसका। ठीक है। पंडित शिवदत्त शास्त्री इतिहास समुच्चय इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये कलचुरी कालीन साहित्यकार ही है। और माखन मिश्र अमर सिंह के दरबार में थे। ठीक है, अमर सिंह के दरबार में थे। वो रायपुर के कलचुरी जब थे, पढ़ेंगे ना, तो अमर सिंह आएंगे अंतिम शासक रायपुर के, तो उस समय के है ये माखन मिश्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गए रतनपुर के पूरे कलचुरी, सारी बातें सारे तथ्य समाहित रूप से। आगे देखिए, रायपुर के कलचुरी की शुरुआत कर रहे हैं। रायपुर के कलचुरी लहुरी शाखा, क्या कहा जाता है? लहुरी शाखा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रतनपुर शाखा हो गया हमारा अभी तक, और अब रायपुर के कलचुरी देख रहे हैं लहुरी शाखा। वैसे तो लहुरी शाखा दोनों मानी जाती है, रतनपुर की शाखा को भी लहुरी शाखा ही कहते हैं।
ठीक है, मतलब त्रिपुरी से हटकर जो कलचुरी यहाँ पर आए ना, वो लाहौरी शाखा माना जाता है। तो लाहौरी शाखा के अंतर्गत रतनपुर के कलचुरी भी माने जाते हैं और रायपुर के कलचुरी भी माने जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। चलिए, कब हुआ रायपुर के कलचुरी क्या शुरुआत? तो 14वीं शताब्दी में वीर सिंह देव के शासनकाल के दौरान कलचुरी साम्राज्य का विभाजन हो गया। तो ये महत्वपूर्ण है, 14वीं शताब्दी के समय में कलचुरी शासक वीर सिंह देव के शासनकाल के दौरान रतनपुर के जो कलचुरी थे उसमें साम्राज्य का विभाजन हो गया और कुछ शासक आ गए रायपुर की तरफ और नवीन शाखा के रूप में रायपुर की लाहौरी शाखा का उद्भव हुआ। ठीक है, तो ये नाम महत्वपूर्ण है, क्या? वीर सिंह देव। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब शासक देखेंगे पूरा, ठीक है ना, इसके संबंध में शासक देखने वाले हैं। तो देखिए, लक्ष्मी देव ध्यान रखते जाएंगे साथ साथ। 1300 से 1340 ईस्वी, पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहा हूं यहाँ पर। 14वीं सदी के मध्य में रतनपुर के राजा का रिश्तेदार लक्ष्मी देव प्रतिनिधि के रूप में खल्लारी भेजा गया। ठीक है ना, खल्लारी भेजा गया। खल्लारी मतलब वर्तमान में महासमुंद के अंतर्गत आता है, लेकिन उस समय रायपुर क्षेत्र था ये। ठीक है ना, तो रतनपुर के एक राजा का रिश्तेदार कौन? लक्ष्मी देव, उसको खल्लारी भेजा गया। तो यहां से रायपुर शाखा की उद्भव हो रहा है यहां पर। ठीक है, अब देखें, तो पहले तो वो विभाजन हो गया वीर सिंह देव के समय, तो विभाजन होकर कोई तो आया होगा ना, कोई आया, कौन है वो? कोई है लक्ष्मी देव। ठीक, अगले सिंघड़ 1340 से 1380 शासनकाल। रतनपुर के कलचुरी राजा से मतभेद होने पर स्वतंत्र हो गया। वही बात, शुरू में प्रतिनिधि के तौर पे भेजे, अब मतभेद होने से अब पूरी तरीके से अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए। कौन? सिंघड़। इसके द्वारा 18 गणों को जीतने का उल्लेख मिलता है ब्रह्मदेव के अभिलेख से। ब्रह्मदेव आगे आने वाले, यही रायपुर के शाखा के कलचुरी। अगले रामचंद्र देव 1380 से 1400 ईस्वी, रायपुर के कलचुरी के संस्थापक माने जाते हैं। सीजीपीएससी के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है सीजीपीएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा लिया गया आंसर है कि रायपुर के कलचुरी का संस्थापक रामचंद्र देव को माना जाता है। ठीक है ना, कहीं पर सिंघड़ माना जाता है, कहीं पर कुछ और माना जाता है। तो स्थिति क्या है? अब स्थिति पता नहीं क्या होगी, तो फिलहाल सीजीपीएससी आयोग के द्वारा लिया जा रहा है। तो आप भी अगर सीजीपीएससी की परीक्षा देंगे तो रामचंद्र देव को कलचुरी के संस्थापक के तौर पर ले लीजिएगा। रायपुर नगर बसाया किसने? रामचंद्र देव ने। रायपुर नगर बसाया, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। वैसे तो छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर माना जाता है, लेकिन रायपुर भी ध्यान में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रायपुर की स्थापना रामचंद्र देव ने की। आगे बढ़े, शासक देखिए अगले, ब्रह्मदेव 1400 से 1420। स्थापना कर दिया शहर की किसने? रामचंद्र देव ने, और उसको राजधानी बना लिया, मतलब रायपुर को राजधानी बना लिया ब्रह्मदेव ने। ठीक है, इनके समय में एक मोची था देवपाल नाम का मोची 1415 ईस्वी में एक विष्णु मंदिर बनवाया। कहां पर? खल्लारी में, ध्यान रखें। ठीक है, खल्लारी अभिलेख से जानकारी मिल रही है। 2 शिलालेख मिलता है इनके, एक रायपुर से, एक खल्लारी से। आगे देखें, फणी नागवंश के शासक मोनिंग देव को पराजित किया। ये जब हम फणी नागवंश पढ़े थे तो भी देखे थे। दूधाधारी मठ जो है रायपुर का ना, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर, तो उसका शिलान्यास करवाया था ब्रह्मदेव के द्वारा। इसके दरबार में एक व्यक्ति हाजीराज ने हटकेश्वर महादेव मंदिर बनाया। ये हटकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? महादेव घाट में, रायपुर महादेव घाट, खारून नदी के तट पर। यही हटकेश्वर मंदिर की बात कर रहे हैं, हटकेश्वर महादेव मंदिर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाजीराज के द्वारा बनवाया गया। पर्यटन भी कवर हो रहा है साथ साथ, ध्यान रखते जाइएगा। अगले केशव देव राजधानी इन्होंने कर दी खल्लारी। राजधानी इन्होंने कर दी खल्लारी, खल्ल वाटिका जिसे कहते हैं पुराना नाम, और महासमुंद में है ये वर्तमान में। 37वें राजा वीर सिंह का छोटा भाई है ये, और रायपुर के कलचुरी वंश का प्रारंभ एवं परंपरागत रूप से रायपुर की शाखा के संस्थापक इसको माने जाते हैं, केशव देव को। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे देखें तो ये ब्रह्मदेव के बाद आ रहे हैं, लेकिन रायपुर के कलचुरी वंश का परंपरागत रूप से या प्रारंभ किसने किया? तो केशव देव को श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ये वाली स्थिति है। तो फैसला आपको करना है कि किसने संस्थापक या कौन संस्थापक है। मैंने बता दिया सीजीपीएससी का आंसर कौन सा था, और किसने वास्तविक रूप से किया, किसने परंपरागत रूप से किया। ठीक है,
अब ये निर्भर करेगा CGPSC के द्वारा कि आंसर कौन सा लेगा वो, हमेशा की तरह, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी आप ध्यान रखेंगे रामचंद्र देव को, ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन वही है, रामचंद्र देव। चलिए आगे देखते हैं। अब इनके अन्य शासक, केशव देव और रायपुर के कलचुरी के अंतिम राजा अमर सिंह देव के मध्य 16 राजाओं की सूची मिलती है। सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, पूछ लिया गया है, ठीक है। सब राजाओं की सूची देखते हैं। केशव देव अभी देखा, भुवनेश्वर देव, मानसी देव, संतोषी देव, सूरत सिंह देव, सैन सिंह देव, चामुंडा सिंह देव, वंशी सिंह देव। करना पड़ेगा, ये नाम याद करिए, दिमाग में बैठाइए। आगे देखें, धन सिंह देव, जैत सिंह देव, फतेह सिंह देव, याद सिंह देव, सोमदत्त देव, बलदेव सिंह देव, उमेद सिंह देव और बनवीर सिंह देव, ठीक है। और अंतिम शासक अमर सिंह देव। क्लियर। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, देखिएगा। देखिए, प्रशासन पद्धति थी इनकी राजतंत्रीय, ठीक है। और विभिन्न नियुक्तियां जो होती थी वो राजा के द्वारा ही होती थी। विभिन्न पदों के लिए नियुक्तियां राजा ही करता था। राजतंत्री प्रणाली थी, लोकतंत्री नहीं कह रहे, राजतंत्री कह रहे, ध्यान रखिएगा। राज्य अनेक प्रशासनिक इकाइयों जैसे राष्ट्र में, विषय में, अब राष्ट्र उस समय संभागों को कहा जाता था। जैसे छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है? 5, उस समय उसको राष्ट्र कह रहे। विषय, विषय मतलब उस समय का जिला, ठीक। देश या जनपद, ये उस समय का तहसील था। मंडल मतलब खंड में विभक्त था। ये पूरी प्रशासनिक इकाई इन सभी इकाइयों में विभक्त थी। कुछ और बातें देख ली। प्रशासनिक इकाई, प्रमुख और विशेष क्या था? मंडल के प्रमुख को एक प्रशासनिक इकाई मंडल हमने देखा, तो मंडल के प्रमुख को मांडली कहा जाता था या महामंडलेश्वर कहा जाता था, ठीक है। ये 1 लाख गांवों का समूह होता था। ये जो मंडल है ना, 1 लाख गांवों का समूह होता था। इसी कारण जो मांडलिक होगा वो 1 लाख ग्रामों का स्वामी कहलाएगा। गढ़ का प्रमुख होता था दीवान। तो एक गढ़ में 84 ग्राम आते थे। एक गढ़ के अंतर्गत 84 ग्राम आते थे। अगला था प्रशासनिक इकाई तालुका या बरहो। इसका प्रमुख होता था दाऊ। अब कहीं चले जाए ना, किसी पुराने जगह पे चले जाए अभी भी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, तो कुछ लोगों को दाऊ कहा जाता है, कुछ लोगों को गौटिया कहा जाता है। तो ये सारे इस समय की देन है, कलचुरियों की देन है, ठीक है ना। तो 1 बरहो बराबर 12 ग्राम, 1 बरहो बराबर 12 ग्राम, 1 गढ़ बराबर 84 ग्राम। तो एक चीज समझ में आ रहा होगा कि 1 गढ़ बराबर 12 सत्ते 84 होता है, तो 1 गढ़ बराबर 7 बरहो होगा। ये भी रिलेशन निकाल सकते हो। ग्राम का प्रमुख होता था गौटिया। आज भी सुनने को मिलेगा, आप गांव वाले क्षेत्र में जाइए, थोड़ा सा कोई प्रमुख आदमी, बुजुर्ग व्यक्ति होता था, उसको गौटिया बोलते थे, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, क्योंकि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी और प्रमुख गौटिया थे, ठीक है। आगे देखें, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हुआ करते थे उस समय, कलचुरियों के समय? तो देखिए, कलचुरियों के समय मंत्रिमंडल में थे युवराज, महामंत्री, महामात्य, महासंधि विग्रहक। महासंधि विग्रहक मतलब उस समय का विदेश मंत्री, ठीक। महापुरोहित, राजगुरु जिसको कहते हैं। जमाबंदी मंत्री, राजस्व मंत्री वर्तमान का। महाप्रतिहार, महासामंत, महाप्रमात्री। ये सभी कौन कौन है बताऊंगा मैं अभी, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। पहले मैं मंत्रिमंडल बता रहा हूं। मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट बता रहा हूं अभी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये सारे लोग शामिल हुआ करते थे। अधिकारी वर्ग अब मैं बताऊंगा कौन क्या था, ठीक है। देखिए यहाँ पर, जैसे महामंत्री, राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता था ये महामंत्री, ठीक है। महाध्यक्ष, सचिवालय प्रमुख होता था। महासेनापति, सेना अध्यक्ष होता था, जिसको साधनिक, अन्य नाम याद रख लीजिए, साधनिक, ठीक है। और देखें, दंडपाशिक या दंड नायक, पुलिस विभाग का प्रमुख। अब यहां पर यह मत करना कि न्याय प्रमुख नहीं, पुलिस विभाग का प्रमुख दंडपाशिक या दंड नायक, ठीक है। महाभांडागारिक या महाकोटपाल, दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला उसका प्रमुख, ठीक है। आगे देखें, महाप्रतिहार, तो महाप्रतिहार किसको कह रहे हैं? संचार विभाग का प्रमुख। संचार विभाग का प्रमुख को महाप्रतिहार कह रहे हैं, जो मंत्रिमंडल में भी शामिल था, ठीक है। आगे देखें, महाप्रमात्री
जमाबंदी विभाग का प्रमुख भूमि लगान लगाता था, उससे जो जमा मतलब रिवेन्यू जनरेट होते थे, तो जमाबंदी उसका प्रमाण विभाग का प्रमुख होता था, ये महाप्रमात्री। ठीक है। शौल्किक, शौल्किक कौन? कर संग्रहण करने वाला अधिकारी। पूर्व प्रधान मतलब नगर प्रमुख अधिकारी। ग्रामकूट मतलब ग्राम प्रमुख अधिकारी। पूर्व प्रधान नगर का प्रमुख अधिकारी और ग्रामकूट मतलब ग्राम का प्रमुख अधिकारी। अधिकारी कह रहे हैं, मुखिया नहीं कह रहे हैं, मुखिया के तौर पे गौटिया देख रखे हैं, अंतर स्पष्ट कीजिएगा आप। ठीक है। गामागमिक, गामागमिक यातायात प्रबंध अधिकारी। ठीक है। धर्मलेखी, दान पत्रों का लेखा जोखा रखने वाला, दान पत्रों का लेखा जोखा रखने वाला। अन्य विभाग के तौर पे देखें तो पुलिस विभाग में कौन कौन थे? चाट बाट और दुष्ट साधक। ठीक है। चाट और बाट, दुष्ट साधक। ठीक। चलिए आगे देखें। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा में एक हस्ती सेना होती थी। हस्ती सेना मतलब हाथियों की सेना, और हाथी की सेना के प्रमुख को महापीलुपति कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, महापीलुपति, हाथी की सेना का प्रमुख महापीलुपति। और अश्व सेना होती थी मतलब घोड़ों की सेना, उसके प्रमुख को महाश्व साधनी कहा जाता था। ठीक है। स्थानीय प्रशासन देख लेते हैं। स्थानीय कामकाज के हेतु पंचकुल नामक एक संस्था होती थी। पंचकुल नामक एक संस्था होती थी प्रत्येक विभाग के लिए। पंचकुल नामक एक संस्था जिसमें 6 अधिकारी होते थे। ये पंचकुल क्या होता था? प्रत्येक विभाग के लिए एक पंचकुल नामक संस्था होती थी जिसमें 6 अधिकारी हुआ करते थे। तो ये ध्यान रखें आप। अब शौल्किक तो ऑलरेडी ऊपर में लिख दिया मैंने, कर वसूलने वाले को शौल्किक कहा जा रहा था। और पंचकुल के जो सदस्य होते थे ना संस्था, उसको महत्तर कह रहे थे और सदस्य प्रमुख को महत्तम कह रहे थे। ठीक। इसमें जो 6 सदस्य थे उसके सदस्यों को महत्तर, और जो सदस्य प्रमुख थे इन 6 में से उसको कह रहे महत्तम। आगे देखें। और युगा सब्जी बेचने के लिए परमिट होता था एक, मतलब सब्जी बेचने के लिए एक परमिशन की आवश्यकता होती थी, परमिट की आवश्यकता होती थी, जिसको परवाना कह रहे। यही परमिट को युगा कहा जाता था, ये ध्यान रखें। 2 युगा के लिए 1 पौर देना पड़ता था। पौर मतलब उस समय की पैसे की यूनिट है। पौर मतलब चांदी का एक छोटा सिक्का। ठीक है, लिख दिया मैंने और स्पेसिफिकली। ये हो गई कल्चुरी कालीन शासन व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं और अब एंटर कर जाएंगे बस्तर के इतिहास में। ये 1 घंटे का तकरीबन समय हो चुका है यहाँ पर, और अभी तक हमने कल्चुरी पूरा कर लिया है कवर्धा के फणी नागवंश के साथ में। अब हम बस्तर के इतिहास में एंटर करेंगे, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले छिंदक नागवंश को। बस्तर के इतिहास से शुरुआत होती है किसी छिंदक नागवंश से, और छिंदक नागवंश को हटाकर ही आ जाएंगे काकतीय वंश। फिर वो काकतीय वंश चलेगा काफी लंबा। काकतीय वंश के बाद फिर आ जाता है क्या? सारे जनजाति विद्रोह आंदोलन। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा और पेशेंस रखिएगा। बस्तर का इतिहास, बस्तर का इतिहास शुरुआत हो रही है छिंदक नागवंश। अलग से नाम दे दिया ना, बस्तर का इतिहास, ध्यान रखेंगे, बस्तर से रिलेटेड पढ़ेंगे अब। ओके। 1023 से 1324 ईस्वी तक इनका शासन रहेगा बस्तर वाले क्षेत्र में। राजधानी इनकी चक्रकोट, भ्रमरकोट मतलब बारसूर। बारसूर, चक्रकोट, भ्रमरकोट आसपास का क्षेत्र किसके? बारसूर के। ठीक है, दंतेवाड़ा वाला क्षेत्र। गोत्र इनका था कश्यप, उपाधि थी इनकी भोगवतीपुरेश्वर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, उपाधि इंपॉर्टेंट है। भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि छिंदक नागवंशी शासकों के द्वारा ली जाती थी। शासक इनके देखे संस्थापक के तौर पर नृपति भूषण, नृपति भूषण संस्थापक, महत्वपूर्ण जानकारी एर्राकोट के तेलुगु शिलालेख से जानकारी मिल रही है 1023 ईस्वी में। धारावर्ष अगले, ठीक है इनका शिलालेख मिला है 1060 ईस्वी में। धारावर्ष के एक सामंत थे चंद्रादित्य, एक बहुत ही प्रमुख व्यक्तित्व चंद्रादित्य। जितने भी निर्माण कार्य हुए, महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हुए बस्तर के, बारसूर के रिलेटेड, बारसूर से रिलेटेड, उसमें चंद्रादित्य का हाथ था। देखिएगा, ये चंद्रादित्य कौन है? सामंत है धारावर्ष के। धारावर्ष छिंदक नागवंश के शासक। क्या क्या निर्माण करवाया? चंद्रादित्य ने निर्माण करवाया। देखिएगा ना, ये सामंत जो है उसने निर्माण कार्य करवाया। एक बस्तर का बारसूर का तालाब निर्माण करवाया, चंद्रादितेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, मामा भाचा मंदिर हम देखते हैं उसका निर्माण कार्य करवाया, विशाल गणेश प्रतिमा जो मिली थी उसका भी निर्माण चंद्रादित्य ने करवाया था, और बत्तीसा मंदिर। ये सारे निर्माण कार्य चंद्रादित्य के द्वारा करवाए गए थे। आगे देखें, अगले शासक मधुरांतक देव, राजपुत्र ताम्रपत्र में इनका उल्लेख है। अगले शासक आएंगे सोमेश्वर देव प्रथम। अब सोमेश्वर देव से आपको बात याद आनी चाहिए, किसकी? कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम की, क्योंकि इसी सोमेश्वर देव को कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम के द्वारा पराजित किया गया था, और इनकी माता गुंड महादेवी के अनुरोध पर इन सभी को परिवार सहित छोड़ा गया था। ठीक है,
और ये सब जानकारी किसकी, कहाँ से मिली, नारायण पाल अभिलेख से। अगले शासक कन्हर देव, कुरुसपाल अभिलेख से जानकारी, राजपुत्र ताम्रपत्र में जानकारी इनकी। ठीक है, दो जगह से जानकारी, कुरुसपाल अभिलेख और एक राजपुर ताम्रपत्र। कन्हर देव, ये सारे संबंधित है किससे, सिंधक नागवंश से, याद करना पड़ेगा। आगे देखें, यहां पर लिखा है राजभूषण या सोमेश्वर सेकंड, सोमेश्वर द्वितीय, जिसका अन्य नाम था राजभूषण। महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है। पत्नी थी इनकी गंग महादेवी। गंग महादेवी, यहां पर हम माता के तौर पे देख रहे हैं सोमेश्वर देव प्रथम की गुंड महादेवी, यहां पर गंग महादेवी पत्नी है सोमेश्वर देव द्वितीय की। जगदेव भूषण नरसिंह देव माणिकेश्वरी देवी के भक्त माने जाते थे। ठीक है, जो अगले शासक है ना जगदेव भूषण नरसिंह देव, वो माणिकेश्वरी देवी के भक्त माने जाते थे। और इन माणिकेश्वरी देवी को दंतेश्वरी माता से रिलेट किया जाता है, ये ध्यान रखें आप, दंतेश्वरी देवी से रिलेट किया जाता है। ठीक है, इनका भैरमगढ़ शिलालेख है जिनसे जानकारी मिल रही है। तो एक चीज देखिए, सोमेश्वर देव द्वितीय का नाम राजभूषण, जगदेव भूषण नरसिंह देव, एक साथ याद रखें। ठीक है, दो अलग अलग शासक। जय सिंह देव, सुनारपाल शिलालेख से जानकारी। अगले हरिश्चंद्र देव, टेमरा सती स्मारक लेख से इनकी जानकारी। तो ये महत्वपूर्ण है, टेमरा सती स्मारक लेख। ठीक है, तो ये हरिश्चंद्र देव के संबंध में क्या याद रखना है कि अन्नम देव ने इनको हराकर बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना की थी। ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा छिंदक नाग वंश को हटाकर आ जाएंगे कौन, काकतीय। तो कहां से, ये अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव। ठीक है, और इनकी पुत्री भी साथ में लड़ाई की थी। ठीक है, चमेली देवी नाम था। हरिश्चंद्र देव, उनकी पुत्री चमेली देवी ने मिलकर लड़ा किससे, अन्नम देव से, लेकिन पराजित हो गए और पराजित होकर इनको हटना पड़ा बस्तर वाले क्षेत्र से। और बस्तर से जब हटेंगे तो नया वंश आएगा, वो है काकतीय, अन्नम देव के द्वारा स्थापित। ठीक है, 1324 में, 1324 में। क्लियर, देखें ये 1324। अब बस्तर के जो नागवंश है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं छिंदक नागवंश, उसकी दो शाखा मानी जाती है, दो शाखा मानी जाती है। पहली शाखा उत्तर की शाखा, इंद्रावती से उत्तर की शाखा, इंद्रावती जो नदी है उससे उत्तर की शाखा, जिनके जो भी अभिलेख मिले हैं ना, उनकी भाषा संस्कृत थी और लिपि देवनागरी थी, लिपि देवनागरी और भाषा संस्कृत। इनका चिन्ह था शावक के साथ बाघ, मतलब लिखा है शावक संयुक्त बाघ इनका चिन्ह था। और इनका धर्म था शैव धर्म। एक जो शाखा मिलती है वो इंद्रावती नदी के दक्षिण में मिलती है। अब इंद्रावती नदी के दक्षिण में जाएंगे मतलब एक तरीके से सुकमा जिला आएगा और मतलब आंध्र प्रदेश से लगा हुआ हिस्सा आएगा। तो उसमें तेलुगु, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ हिस्सा मतलब तेलुगु का प्रभाव दिखने को मिलेगा। इसी कारण यहां पर अभिलेख की जो भाषा मिलेगी वो क्या मिलेगी, तेलुगु मिलेगी, और लिपि भी तेलुगु मिलेगी। इनका चिन्ह क्या था, कमल कदली चिन्ह था, और धर्म वैष्णव धर्म का पालन करने वाले थे। तो दो शाखा आप नागवंशी शासकों के संबंध में ध्यान रखें। हो गया, आगे बढ़े। तो अब छिंदक नागवंश हो चुका है समाप्त। अब आ जाएगा काकतीय वंश। ये काकतीय वंश की शुरुआत अब करने वाले हैं। ये भी काफी बड़ा राजवंश है, जैसे हमने कलचुरी पढ़ा, इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। आधुनिक इतिहास से लिंक करता हुआ ये वंश है, मतलब इस वंश के जब आखिरी तक पहुंचते तो आधुनिक इतिहास एंटर कर जाते हैं हम, लेकिन मध्यकालीन इतिहास को में ही कवर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों इसको। चलिए देखिए, आ जाओ जल्दी, आ गया। देखेंगे सबसे पहले काकतीय वंश 1324 आपको पता होगा, और कहां तक चला, 1997 तक चला, और अभी भी मतलब जारी है, मतलब इनके वंशज अभी भी हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो वंश है इनके वंशज अभी भी हैं। ठीक है, कमल चंद्र भंजदेव के तौर पे आगे देखेंगे पूरा आखिरी। ये देखिए वर्तमान से कमल चंद्र भंजदेव युवा एक्टिविटी में अभी भी वो एक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं कमल चंद्र भंजदेव। तो शुरुआत हो रही है 1324 से, है ना। अब इनका फिर से मैं इतिहास बता देता हूँ, जैसे मैंने कलचुरियों का इतिहास बताया, थोड़ा सा देख लीजिए क्या हुआ। मूलतः ये वारंगल के थे। वारंगल मतलब कहाँ से आए थे, आंध्र प्रदेश से आए थे। वारंगल आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से आए थे। और इस समय जो वारंगल के काकतीय थे ना, उसका शासक था गणपति। उसकी पुत्री हुई रुद्रांबा। पुत्री कौन हुई, रुद्रांबा। 1261, ये खैर समय इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो हटा दीजिए इसको। फिर उसके बाद शासन करने के लिए आई मम्मडंबा उनकी पुत्री, और इस मम्मडंबा का विवाह हुआ महादेव नामक चालुक्य नरेश से।
थोड़ा दिमाग में बिठाइए। शासक गणपति, गणपति की पुत्री रुद्रांबा, रुद्रांबा की पुत्री मम्मडंबा, मम्मडंबा का विवाह हुआ चालुक्य नरेश महादेव से। तो अब मुझे एक चीज बताइए आप, इन दोनों का विवाह हो गया, ये कौन काकतीय, ये कौन चालुक्य। अब इनकी जो संतानें होंगी वो कौन होंगी, चालुक्य होनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि कोई भी आपका जो वंश निर्धारित होता था वो किसके आधार पर होता था, पिता के आधार पर। आज भी वही होता है, सरनेम किसके आधार पर होता है, पिता के आधार पर ही होता है, अभी भी वही चला आ रहा है ना। तो इसको मानते हुए जो इनके वंशज होंगे और इनके वंशज ही आगे जाकर छत्तीसगढ़ में आएंगे, तो इस तरीके से कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के जो काकतीय हैं वो मूलतः क्या है, चालुक्य है, क्योंकि इनके बाद आने वाले छत्तीसगढ़ में एंटर करेंगे। समझ में आई बात? जिसमें से एक है अन्नमदेव, यही आए छत्तीसगढ़ में। क्लियर? चलिए, तो मम्मडंबा और महादेव का विवाह हुआ। महादेव थे चालुक्य नरेश, उनके पुत्र संतानें हुई कौन कौन, पहला प्रताप रुद्रदेव, दूसरे अन्नमदेव और तीसरे रैला देवी। रैला देवी, यह रैला पूजा जो हमने सांस्कृतिक तौर पे पढ़ा था ना, इन्हीं से संबंधित है रैला पूजा, ठीक है, जो बस्तर में आज भी देखने को मिलता है। बस्तर के दशहरा के दौरान रैला पूजा, वही है ये रैला देवी। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रताप रुद्रदेव के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम। 1295 से 1324 तक चला इनका शासन। इन पर 3 बार आक्रमण हुआ, 3 बार आक्रमण। कौन कौन किया? एक मलिक काफूर खिलजी वंश का सेनापति, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर 1310 ईस्वी में। फिर गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा आक्रमण हुआ 1321 में, और जौना खां के द्वारा आक्रमण हुआ 1324 ईस्वी में। ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। और नीचे एक लाइन ही लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा है कि छत्तीसगढ़ के काकतीय मूलतः चालुक्य थे। रीजन मैंने बता दिया, हो गया। अब चूंकि प्रताप रुद्रदेव का शासन हो जाएगा 1324 में समाप्त, आक्रमण हुए जा रहा है, तो उसको संभाल नहीं पाए अन्नमदेव, और अन्नमदेव चले गए इस वाले क्षेत्र से बाहर और भाग कर कहां पर आए, बस्तर वाले क्षेत्र में। और बस्तर वाले क्षेत्र से विस्थापित कर देंगे किसको, छिंदक नागवंशियों को। तो अब शुरुआत हो जाती है यहां से छत्तीसगढ़ में। तो बस्तर के काकतीय राजा, पहले अन्नमदेव, नाम याद करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते। 25 राजाओं की सूची है कुल, देखिएगा। अन्नमदेव, हमीरदेव, भैरवदेव, ये समय ध्यान में नहीं रखना है अभी। जब हम इनके बारे में पर्टिकुलर चीजें पढ़ेंगे तब ध्यान में रखना होगा, जैसे उसके संबंध में जैसे कुछ विद्रोह होता है, कुछ संघर्ष होता है। वो पुरुषोत्तम देव, जयसिंह देव, नरसिंह देव, प्रताप राजदेव, जगदीश राजदेव, वीर नारायण देव, वीर सिंह देव, दिक्पाल देव, राजपाल देव, चंदेल मामा तो एक अलग ही थे, इस वंश के नहीं थे, मतलब चालुक्य भी नहीं थे वो, ठीक है। कहां से आए देखेंगे स्टोरी पूरा। दलपत देव, अजमेर सिंह, दरियाव देव, महिपाल देव, भोपाल देव, भैरम देव, रुद्र प्रताप देव, प्रताप राजदेव। प्रताप रुद्रदेव अलग है, रुद्र प्रताप देव अलग है ना, कंफ्यूज नहीं करना। महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, प्रवीर चंद्र भंजदेव, विजय चंद्र भंजदेव, भरत चंद्र भंजदेव और कमलराज भंजदेव। अब इसमें कौन कौन सा आपको हाईलाइट करना है तो देखिए मैं बता रहा हूं जो महत्वपूर्ण मिलेंगे। अन्नमदेव तो खैर है ही क्योंकि संस्थापक है। आगे आप देखेंगे तो भैरव देव आपको मिलेंगे, पुरुषोत्तम देव आपको मिलेंगे, जय सिंह देव, नरसिंह देव और आप रहने दीजिए प्रताप राजदेव आपको मिलेंगे। थोड़ा सा कुछ बातें जानकारी मिलेगी इनके बारे में। दिक्पाल देव, राजपाल देव देखेंगे थोड़ा सा, फिर चंदेल मामा आपके हाईलाइट होंगे आगे जाके, ठीक है। दिक्पाल देव के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आगे आप बात करें तो यहाँ से सारे महत्वपूर्ण होने वाले दलपत देव, अजमेर सिंह, दरियाव देव, महिपाल देव, भूपाल देव, भैरम देव, ये सभी महत्वपूर्ण होने वाले क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, ठीक। तो यहाँ पर से सभी को ध्यान में नहीं रखना, जो जो करना है वो बता दिया, वैसे आगे आएगा भी। तो चले आगे बढ़े। चलिए काकतीय वंश का भाग 2। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए देखें, तो सबसे पहले अन्नमदेव के संबंध में हम कुछ बातें ध्यान में रख लेते हैं। देखेंगे जैसे 1324 से 1369 दंतेवाड़ा अभिलेख में इनकी जानकारी, और संस्थापक हैं ये। राजधानी इन्होंने मंदोता को बनाई पहले, ठीक है। चालकी वंश राजा कहा जा रहा है। अब चालकी वंश राजा के पीछे रीजन मैंने बताया ना, क्या चालुक्य वंश राजा, तो क्षेत्रीय भाषा में क्या बोले इनको, चालुक्य वंश की जगह पे चालकी वंश, चालुक्य वंश को चालकी वंश कहा जा रहा है। तो जगह जगह पे पढ़ने मिलता है चालकी वंश, लेकिन रीजन समझ में नहीं आता चालकी वंश क्यों कहते हैं। समझ में आया क्या, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश को क्षेत्रीय भाषा में लोगों के द्वारा चालकी वंश कहा गया। ग्राम तराला में
दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। और 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ से दंतेश्वरी मंदिर को माना जाता है, दंतेवाड़ा की, ठीक है। 52 शक्तिपीठ है कुल, छत्तीसगढ़ से दंतेश्वरी मंदिर एक शक्तिपीठ। क्लियर। आगे देखें, हमीर देव, उड़ीसा के इतिहास से हमीर देव की जानकारी मिलती है, और कुछ नहीं। भैरव देव, भैरव देव इनकी पत्नी थी मेघावती, उसके नाम से आज भी बस्तर में मेघा साड़ी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रख सकते हैं भैरव देव के संबंध में, ठीक है। अब यहां पर 1 2 3 मतलब क्रम से राजा का नाम नहीं लिखा है, जो राजा के बारे में नहीं सॉरी माफ कीजिए, नंबरिंग शायद मैंने उसी हिसाब से की है जैसे पहले राजाओं की सूची दिखी थी उसके हिसाब से, लेकिन सारे राजाओं को समाहित नहीं किया क्योंकि सभी राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना है ना। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राजा तक तो क्रमवार से पढ़ना है, फिर हमने डायरेक्ट 7वें राजा के बारे में देखना है, ठीक है। तो नंबरिंग वही रहेगी आपकी। चौथे राजा पुरुषोत्तम देव, बस्तर के इतिहास से रिलेटेड, बस्तर के दशहरा से रिलेटेड, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक पुरुषोत्तम देव। राजधानी मंदोतर से बदलकर बस्तर कर दी इन्होंने, ठीक है। इनको उड़ीसा के शासक के द्वारा एक उपाधि दी गई रथपति, जैसा कि आपको इनका इतिहास पता होगा, ये गए थे जगन्नाथपुरी की यात्रा पर उड़ीसा में। जब वे वापस लौटे तो वापस लौटने पर इनको रथ दिया गया उड़ीसा के शासक के द्वारा और रथपति उपाधि प्रदान की गई, ठीक है ना। बस्तर में रथ यात्रा इन्होंने प्रारंभ की और गोंचा पर्व भी मनाया जाता है। कुंवार महीना नहीं, इसको आप वो कर दीजिएगा, ठीक है, कुंवार महीना नहीं है ये, तो गोंचा पर्व, ठीक। तो रथ यात्रा प्रारंभ की, ये ध्यान रखिएगा। पैदल गए थे जगन्नाथपुरी की यात्रा पर, और एक तरीके से बोलते हैं कि जमीन में लेटते हुए गए थे, मतलब रेंगते हुए, एक तरीके से रोल करते हुए गए थे, उसको क्या कहना चाहिए हिंदी में नहीं पता, ठीक है ना। तो इस कारण फिर रथपति की उपाधि रथ देकर उन्होंने इनको वापस भेजा उड़ीसा के शासक ने, तो रथपति की उपाधि के साथ में। और इन्हीं के जब ये वापस आए तो रथ यात्रा प्रारंभ की इन्होंने, और गोंचा पर्व भी संबंधित है इससे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखें। आगे देखिए, प्रताप राजदेव 1602 से 1625 ईस्वी। गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह द्वारा बस्तर में आक्रमण किया गया और बस्तर की सेना विजयी हो गई। देखिए प्रताप राजदेव और गोलकुंडा के शासक, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, कुली कुतुब शाह के द्वारा आक्रमण किया गया लेकिन विजयी हो गए प्रताप राजदेव, ठीक है, और बस्तर की सेना विजयी हो गई। अहमदनगर के मलिकंबर और जयपुर शासक के द्वारा कब्जा इनके समय में किया गया, ठीक है। अहमदनगर के मलिकंबर और जयपुर शासक के द्वारा कब्जा कर लिया गया इनके समय पे। प्रताप राजदेव के संबंध में आप भारतीय इतिहास से रिलेटेड बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये 7वें शासक हैं। अगले 10वें शासक के बारे में पढ़ेंगे डायरेक्ट, देखिएगा, वीर सिंह देव, ठीक है। किसका दुर्ग बनाया यहाँ पर, ये थोड़ा सा मिसिंग है, तो ये मैं ऐड करवा दूंगा, और ये आपको ऑलरेडी लेक्चर्स मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर ही, पूरा लेक्चर सीरीज बना हुआ है, ठीक है। वो ध्यान में नहीं आ रहा है वहाँ पर वो क्या था। चलिए आगे देखते हैं। दिक्पाल देव के संबंध में देखें, 1703 में राजधानी चक्रकोट से बस्तर इन्होंने स्थानांतरित कर दी। चक्रकोट से बस्तर राजधानी इन्होंने कर दी। अब देखिए एक चीज़, यहाँ पर अभी हमने देखा पुरुषोत्तम देव के समय में मंदोता से बस्तर किया, फिर बस्तर से कब चक्रकोट हुई ये नहीं पता, ठीक है। बस्तर से राजधानी कब चक्रकोट परिवर्तित हुई नहीं पता, लेकिन चक्रकोट से बस्तर परिवर्तित कर दी किसने, दिक्पाल देव ने। ये ध्यान रखें, 1703 में। क्लियर है। राजपाल देव अगले 1709 से 1721, इनका अन्य नाम रक्षपाल देव के तौर पे भी मिलता है। उपाधि प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती, इंपॉर्टेंट है। मणिकेश्वरी देवी के भक्त ये भी माने जाते थे, लेकिन मणिकेश्वरी देवी के भक्त के तौर पे आपको जो पहले बताया था वो ध्यान में रखिएगा अच्छे से। इनकी पत्नी थी चंदेलिन और इनका भाई था चंदेल। पत्नी चंदेलिन, भाई था चंदेल, और चंदेल फिर आ जाएगा शासन पे, गद्दी पे, तो इसी कारण आगे हम चंदेल मामा पढ़ते हैं, है ना। तो इसका भाई कुछ समय के लिए गद्दी पर आ जाएगा। 13वें नंबर के क्रम का हम पढ़ रहे हैं, गद्दी पर आने वाला शासक चंदेल मामा, जो इस वंश का नहीं था, ठीक, चंदेल मामा। आगे देखें, मतलब राजपाल देव का क्या बोलना चाहिए, साला, ठीक है ना, ब्रदर इन लॉ। आगे देखें, दलपत देव 1731 से 1774। 1770 ईस्वी में भोसला सेनापति नीलू पंथ ने बस्तर पर आक्रमण किया, किंतु दलपत देव और आदिवासियों की सेना द्वारा पराजित हो गया। कौन, नीलू पंथ, ठीक है, उस समय पराजित हो गया। ये पहली बार जब आक्रमण किया ना मराठों ने, तो उस समय पराजित हो गया, मिलकर लड़ा दलपत देव और आदिवासियों के साथ में। इसके पश्चात राजधानी ने क्या किया कि बस्तर से जगदलपुर परिवर्तित कर दिया इसने।
बस्तर से राजधानी परिवर्तित करके जगदलपुर ले गए, इस डर से कि फिर से आक्रमण हो जाएगा और फिर से हम हारने के डर से मतलब एक तरीके से राजधानी परिवर्तित कर दिया इन्होंने। ठीक, अब कुछ रीजन रहा होगा परिवर्तित करने का उस समय। इनके समय बंजारों के द्वारा छत्तीसगढ़ में व्यापार शुरू हुआ और वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार शुरू हुआ। क्या करते थे जो बंजारे थे, वो आदिवासियों को नमक और गुड़ से वाकिफ कराए। मतलब इसके पहले आदिवासियों को नमक और गुड़ का ज्ञान नहीं था, तो क्या किया इन्होंने, आदिवासियों को पहले नमक और गुड़ को वाकिफ कराया, उनकी आदत डलवाई। फिर जब उनकी आदत लग गई आदिवासियों की गुड़ और नमक की, तो फिर उनसे उसके बदले में बहुत ही नाजायज़ मांग करने लगे, कुछ भी या ज़्यादा कीमत लेने लगे। इस प्रकार की बातें हुई ये बंजारों के द्वारा। ठीक है, इसका जो ये सारी घटना का वर्णन है ना जेटी ब्लंट के द्वारा, जो एक ब्रिटिश यात्री था, उन्होंने किया है 1795 की अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान। ठीक है, आगे देखें। अजमेर सिंह 1774 से 1777 क्रांति का पहला मसीहा कहा जाता है, क्योंकि इनके समय हलबा विद्रोह हुआ था और हलबा विद्रोह में आदिवासियों का साथ दिया था अजमेर सिंह ने। क्रांति का पहला मसीहा कहा जाता है क्योंकि इनके समय से क्रांति की शुरुआत हो रही थी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आदिवासियों के द्वारा। तो क्रांति का पहला मसीहा अजमेर सिंह, याद रखें। मराठों के अधीन बस्तर अब इसके समय से आ जाएगा, क्योंकि इसको मिल के हराया गया इसी वंश के शासकों के द्वारा। ठीक है, इसी वंश के शासकों के द्वारा मिलकर हराया जाएगा, मतलब इसके सौतेले भाई के द्वारा हराया जाएगा अजमेर सिंह को। किसके साथ मिलकर? मराठों के साथ मिलकर और अंग्रेजों के साथ मिलकर इसके विरुद्ध लड़ा जाएगा और इसको हराया जाएगा। और जब ये हार जाएंगे तो मराठे आ जाएंगे बस्तर में। अभी तक किस में चल रहे थे, वो हमने कलचुरी के समय देखा था, रतनपुर और रायपुर वाले क्षेत्र में। बस्तर में कब आए? इसके समय। तो यही इसी कारण लिखा हुआ है मराठों के अधीन बस्तर। ठीक है, आगे बढ़े। 16वें शासक दरियाव देव, सौतेले भाई अजमेर सिंह के, जैसे कि मैंने कहा। दरियाव देव 1777 से 1800 तक। ठीक है, और ऊपर में एक और चीज लिखा है, बस्तर में मराठा राज। जैसे कि इसके पहले मैंने बताया, आपको क्या बताया कि अजमेर सिंह के बाद, अजमेर सिंह को हराने के बाद बस्तर मराठों के अधीन आ गया, तो बस्तर में मराठा राज की शुरुआत हो गई, जो 1777 मतलब दरियाव देव के समय हुई, संधि करने से मराठों के साथ, अंग्रेजों के साथ मिलकर। तो मराठों का बस्तर में राज कब तक चलेगा? 1777 से 1854 तक चलेगा पूरा। ठीक है, भोपालपट्टनम संघर्ष इसके समय में हुआ अप्रैल 1795 में। भोपालपट्टनम संघर्ष मतलब एक तरीके से संघर्ष नहीं था, क्या था? जेटी ब्लंट मैंने आपको बताया था ना, वो बस्तर में प्रवेश करना चाह रहा था। अभी तक इसके पहले भी किसी भी अनजान व्यक्ति को बस्तर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वो बस्तर में प्रवेश करना चाह रहा था। अब बस्तर में प्रवेश किसी को भी दिया नहीं जाता था आदिवासियों के द्वारा, और उसी को रोकने के लिए, जेटी ब्लंट को रोकने के लिए भोपालपट्टनम संघर्ष उसको कहा जा रहा है। ठीक, कोटपार संधि हुई, जैसे कि मैंने कहा कोटपार संधि के अंतर्गत ये दरियादेव किसके साथ मिलकर? मराठों और अंग्रेजों के साथ मिलकर, और एक जयपुर नरेश उड़ीसा का शासक, उसके साथ मिलकर अजमेर भाई अजमेर सिंह को हराने की योजना होगी, और उसके बाद कोटपार संधि होगा। ठीक, 6 अप्रैल 1778 बस्तर भोसला शासन के अधीन, बस्तर भोसला शासन के अधीन हो गया इसी संधि के अंतर्गत, और बस्तर छत्तीसगढ़ का अंग बन गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, संधि को करके अपने भाई को हराया गया। अब भोसला पक्ष कौन कौन था उस समय? भोसला पक्ष से अवीर राव, जयपुर पक्ष और बस्तर के राजा के मध्य यह संधि हुई। बस्तर के राजा मतलब दरियादेव, इसके मध्य संधि हुई। संधि के अंतर्गत कोटपाड़ परगना जयपुर राज्य को दे दिया गया, इसको दे दिया गया। दरियादेव भोसला राजा को प्रतिवर्ष 59,000 टकोली भेजने के शर्त पे ये संधि हुई। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है प्रथम अंग्रेज अधिकारी कैप्टन जेटी ब्लंट 1795 अप्रैल में। यही भोपालपट्टनम संघर्ष का कारण माना जाता है। ठीक है ना, तो मिलकर हराया गया और फिर संधि तरीके से किया गया कि भैया मुझे शासन करने दो बस्तर वाले क्षेत्र में, आपको इतना टकोली भेजूंगा। कितना? 59,000 टकोली। क्लियर, ये पूरा रीजन। आगे देखें, महिपाल देव 1800 से 1842। महिपाल देव, आंग्ल मराठा राज शासन शुरू हो गया इस समय 1818 से 1854। 1800 से 42 तक है, तो 1818 से 54 तक क्या? आंग्ल मराठा राज, मतलब अंग्रेजों और मराठों का संयुक्त रूप से राज होने लगा, शासन होने लगा इस समय। भोसलों को टकोली नहीं देने के कारण रतनपुर के भोसला शासक नाना साहब मतलब व्यंकोजी द्वारा सेनापति रामचंद्र बाग को आक्रमण के लिए जगदलपुर भेजा गया। ठीक है, और पहले आक्रमण के दौरान ये रामचंद्र बाग जो है, जो भोसला सेनापति था, व्यंकोजी के द्वारा भेजा गया था, वो हार गया।
ठीक है, और फिर दूसरे बार फिर आक्रमण किया तो दूसरे बार में वो विजयी हो गया, है ना। और 1830 में महिपाल देव ने सिहावा परगना भोसला शासन के सुपुर्द फाइनली कर दिया। ओके, और इसके समय में परलकोट विद्रोह हुआ, नेतृत्व थे जमींदार गेंद सिंह। ये पूरा देखेंगे कौन से विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे और उसका कारण क्या था, पूरा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगले शासक, तो परलकोट विद्रोह के संबंध में महिपाल को देव को याद रखना है और इसके नेतृत्व करता गेंद सिंह को ध्यान में रखना है। जैसे मैं याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो महिपाल देव है, यहां पर परलकोट है, तो महिपाल को ना महिपाल याद मत करो, महिपरल याद कर लो, महिपरल। तो महिपरल याद करोगे तो आपको महिपाल याद आ जाएगा, और महिपरल मतलब परलकोट याद आ जाएगा, इस तरीके से याद कर लो, ठीक। अगला भूपाल देव, भूपाल देव 1842 से 53, ठीक है। इसके समय कौन कौन सा विद्रोह हुआ, एक तारापुर विद्रोह और एक मेरिया विद्रोह। तारापुर का समय आप ध्यान रखें 1842 से 1854 और 1842 से 1863 आपका मेरिया विद्रोह। दोनों विद्रोह महत्वपूर्ण है, नेतृत्वकर्ता भी देखेंगे। ओके, अब देखें हम तो नरबलि की प्रथा प्रचलित थी इस समय छत्तीसगढ़ में, तो उसके उन्मूलन का प्रयास किया गया किसके द्वारा, मैकफरसन के द्वारा। तो ये प्रश्न बनता है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ में जो प्रथा थी नरबलि की प्रथा, उसके उन्मूलन के लिए किसके द्वारा प्रयास किया गया, तो मैकफरसन। आप एक जांचकर्ता ध्यान रखें, ठीक है, एक जांचकर्ता थे, उन्मूलन का प्रयासकर्ता के तौर पे जांचकर्ता थे, और उनके अनुसार क्या हुआ कि ताड़ीपेन्नू और माटी देव, आदिवासियों के देवता ताड़ीपेन्नू और माटी देव की पूजा में नरबलि संस्कार हो रहा था, ठीक है। नरबलि मतलब मानव की बलि देना, ठीक है। और उसके नरबलि के लिए ना जो व्यक्ति लाए जाते थे नरबलि देने के लिए, वध्यजन आते थे, जिनको वध्यजन कहा जा रहा है, उनका कार्य कौन कर रहा था, उनके पूर्ति का कार्य कौन कर रहा था, पावा और गहेंगा जनजातियों के द्वारा, पावा और गहेंगा जनजातियों के द्वारा किया जा रहा था। जिनकी भी नरबलि होनी थी उनको लाने का कार्य, उनकी पूर्ति का कार्य, ठीक है। तो चलिए अब देखें बस्तर में ब्रिटिश राज 1854 से 1947 तक पूरा, अब पूरी तरीके से, अब यहां पर समय देखिए क्या हो गया, 1825 ईस्वी में आए, अब 1854 ईस्वी आ जाएगा, 1947 तक पूरा बस्तर में ब्रिटिश शासन चलने वाला है। तो भोपाल देव तक मराठा शासन चला, मतलब कह सकते हैं आंग्ल मराठा शासन संयुक्त शासन चला। इसके बाद अब आने वाले शासक के समय मतलब ब्रिटिश राज रहने वाला है, ठीक है। क्या हुआ था, 1854 में डलहौजी की हड़प नीति आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं। उसके तहत रघुजी तृतीय की कोई संतान नहीं थी, ठीक है, नीत संतान थे, और उसकी मृत्यु हो गई। और हड़प नीति इसी बेस पे आधारित था, क्या कि अगर किसी भी शासक की संतान नहीं होती है तो वो दत्तक पुत्र के द्वारा अपनी गद्दी पर किसी को नहीं बैठा पाएगा, तो वो सीधा सीधा साम्राज्य ब्रिटिश के अधीन चला जाता था। यही था क्या, डलहौजी की हड़प नीति। तो रघुजी तृतीय था ना, वो निसंतान था, उसकी मृत्यु हो गई, तो अब कौन उत्तराधिकारी के तौर पे कोई नहीं, तो सीधा सीधा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, मतलब माफ कीजिए बस्तर का क्षेत्र हो गया किसके अंतर्गत, ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत, ठीक है, ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर एक्सप्लेन करना भूल गया हूं, यहां पर लिखा है बस्तर छत्तीसगढ़ का अंग बना, कोटपाड़ संधि के अंतर्गत। हुआ क्या था, इसके पहले बस्तर को छोड़ के जो बस्तर का उत्तरी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, वहां पर मराठे ऑलरेडी कब्जा कर चुके थे। तो अभी बस्तर कब मराठों के अधीन आया, तो कोटपाड़ संधि के द्वारा, मैंने बताया आपको। और चूंकि बस्तर भी मराठों के अधीन आ गया और पहले से छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मराठों के अधीन था, तो अब बस्तर भी और छत्तीसगढ़ दोनों मराठों के अधीन आ गया, तो अब बस्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा मान लिया गया। इसके पहले बस्तर अलग प्रशासनिक इकाई मानी जाती थी, छत्तीसगढ़ से अलग माना जाता था, ठीक है। तो कोटपाड़ संधि के बाद से बस्तर और छत्तीसगढ़ का एकीकरण हुआ, ऐसा कहते हैं। इसी कारण लिखा है बस्तर छत्तीसगढ़ का अंग बना, ये एक्सप्लेन करना रह गया था। चलिए आगे देखें, भैरम देव अगले 1853 से 1891 प्रथम यूरोपीय छत्तीसगढ़ सूबा का डिप्टी कमिश्नर मेजर चार्ल्स इलियट का 1856 में बस्तर आगमन फाइनली हो गया। पहला यूरोपीय जो बस्तर में एंटर करेगा वो कौन, मेजर चार्ल्स इलियट 1856 में। इसके समय विद्रोह होने वाला है वो है लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह। पूरे ट्रिक के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है, तो ट्रिक आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक। और इसी समय इनकी पत्नी थी एक रानी चौरिस, उसका भी विद्रोह झेलना पड़ा भैरम देव को। भैरम देव की ही पत्नी है रानी चौरिस, ठीक है, उसका भी विद्रोह झेलना पड़ा। तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला विद्रोहिणी कही जाती है रानी चौरिस, ठीक है, कहलाती है ये।
आगे देखिए रुद्र प्रताप देव 6 वर्ष की आयु में उत्तराधिकारी हुए, ये 6 वर्ष की आयु में उत्तराधिकारी हुए, चौराहों का शहर के रूप में डेवलप किया जगदलपुर को, ठीक है, और 1900 में जगदलपुर का बंदोबस्त इन्होंने किया। इसके समय ब्रिटिश प्रशासक कौन थे? फैगन और गियर, फैगन और गियर, फैगन और गियर। इसके समय होने वाला विद्रोह भूमकाल का विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमकाल मतलब भूमि का कंपन। घेटी पोनी प्रथा इसके समय होने लगी, ठीक है, घेटी पोनी की प्रथा देखिएगा, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई इनको ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। और देखिए आगे 1 अप्रैल 1882 तक बस्तर छत्तीसगढ़ डिवीजन के अंतर्गत अपर गोदावरी जिले के डिप्टी कमिश्नर के अंतर्गत मुख्यालय सिरोंचा था, मुख्यालय सिरोंचा था। फिर यह कालाहंडी के भवानीपट्टनम के सुपरिटेंडेंट के अंतर्गत आने लगा। तो ये लाइन एक्स्ट्रा जो आप आखिरी लाइन है वो ध्यान में रख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। घेटी पौनी प्रथा क्या है उसे देखिएगा, मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। चलिए हम अब अंतिम दौर पे पहुंच चुके हैं, जिसमें आपका अब आ जाएगा छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह। अब ये पूरे राजाओं के संबंध में हम सारे बातें देख लिए हैं, जिसमें प्रवीर चंद्र भंजदेव वो सारे शासक रह गए हैं, तो उसके बारे में मैंने बातें कवर की है। रुद्र प्रताप देव तक यहाँ पर कवर हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। प्रवीर चंद्र भंजदेव, प्रफुल्ल कुमारी देवी, इसके संबंध में मैं बातें आपको कवर करवा दूंगा, वो शासक रह गए हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना। चलिए देखें, अब छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह देखना है। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से आदिवासी विद्रोह हुए थे, यही बस्तर के अंतर्गत ही मुख्यतः बात करेंगे, काकतीय शासकों के समय की बात करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रश्न हर वर्ष आते हैं डेफिनेटली, कंपलसरी रूप से, तो ये आपको अच्छे से करना है। तो देखिए पहला हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह के संबंध में ऑलरेडी हमने देख चुके हैं हम कि शासक और नेतृत्व किसने किया था। शासक इस समय थे अजमेर सिंह, और नेतृत्व भी इन्होंने ही किया। तो शासक होते हुए नेतृत्व भी अजमेर सिंह कर रहे हैं हल्बा विद्रोह का, ठीक है। इनका क्षेत्र था डोंगर। आगे देखिए कारण क्या था? अजमेर सिंह पर दरियाव देव द्वारा आक्रमण, जो इनका सौतेला भाई था, बताया था मैंने। तो इसी कारण हल्बा विद्रोह हुआ, आदिवासियों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया, ठीक है। परिणाम क्या हुआ? हल्बा सेना में नरसंहार करके विद्रोह का दमन किया गया। किसकी सेना के द्वारा? एक दरियाव देव खुद मिला हुआ था, मराठों की सेना शामिल थी, अंग्रेजों की सेना शामिल थी, और उड़ीसा के जयपुर का शासक शामिल था, ठीक है। तो नरसंहार करके ये विद्रोह को दबा दिया गया। आगे देखिए परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह, जैसे इनके समय में शासक मैंने बोला महिपाल देव, मही परल करके याद करने को कहा था मैंने, तो याद आ जाएगा। 1825, वर्ष भी महत्वपूर्ण है, वर्ष भी महत्वपूर्ण है अब इसके लिए ना, वर्ष भी महत्वपूर्ण है अब। उपाधि देखिए शासक नेतृत्व किसने किया? गेंद सिंह, गेंद सिंह, और ये परलकोट के जमींदार थे। और परलकोट के जो भी जमींदार थे वो उपाधि होती थी उनकी भूमिया, क्या? भूमिया। देखिए कारण क्या था परलकोट विद्रोह का? मराठों और अंग्रेजों की शोषण नीति, मराठों और अंग्रेजों की शोषण नीति, करों के विरोध में ये आपका विद्रोह हुआ था। कोई भी कर लगा देते थे, मनमानी तौर से कर लगा देते थे आदिवासियों पर, तो इन सब के विरोध में, शोषण नीति के विरोध में परलकोट विद्रोह हुआ, ठीक है। और एक तरीके से कह सकते हैं ब्रीफ में, परलकोट क्षेत्र को गुलामी से मुक्त करने का यह प्रयास था। आगे देखें, विद्रोह के संकेत के रूप में धावड़ा वृक्ष की टहनी का उपयोग किया जाता था। इस विद्रोह के संकेत देखिए, कहीं पर भी मुख से प्रचार करेंगे जाके आदिवासी, तो उनको तो कब्जा में ले लिया जाएगा ना ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक। तो फिर क्या हो रहा था उस समय? सांकेतिक रूप से कन्वे करने के लिए, एक स्थान से दूसरे जगह, दूसरे स्थान तक इस विद्रोह के बारे में पहुंचाने के लिए, बात पहुंचाने के लिए सांकेतिक कुछ प्रयोग किया जा रहा था, वो था धावड़ा वृक्ष की टहनी। दमनकर्ता कौन थे इस विद्रोह के? तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एगेन्यू की पहल पर चांदा के अधीक्षक कैप्टन पेव के द्वारा इसका दमन किया गया। या तो एगेन्यू होगा ऑप्शन में, या तो कैप्टन पेव होगा, दोनों नहीं होगा। पहले तो पहल किसने की? एगेन्यू ने। फिर मेन दमन किसने किया? कैप्टन पेव के द्वारा। ओके, परिणाम 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दे दी गई, और इन्हें बस्तर या छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। तो बस्तर का प्रथम शहीद या छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद गेंद सिंह है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीद के तौर पे वीरनारायण सिंह है, स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के संबंध में, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह को लेकर प्रथम शहीद गेंद सिंह माने जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला, तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह का समय 1842 से 1854, शासक इस समय थे भूपाल
देव। आगे देखें, कारण क्या था? जगबंधु दीवान को हटाने और कर बढ़ाने के विरोध में हुआ था। जगबंधु दीवान थे उस समय, उसको हटा दिया गया था इस विरोध में भी, और कर भी बढ़ा दिया गया था इसके विरोध में। ये तारापुर विद्रोह हुआ था। नेतृत्व किया किसने? दलगंजन सिंह। तारापुर के संबंध में आपको नेतृत्व ध्यान रखना है, दलगंजन सिंह। परिणाम क्या हुआ? विलियम्स के द्वारा सारी मांगे मान ली गई। तो एक तरीके से तारापुर विद्रोह सफल विद्रोह माना जाता है। ठीक है, आगे देखें, अगला विद्रोह मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह 1842 से 1863। शासक थे इस समय भूपाल देव। तो भूपाल देव के समय दो विद्रोह एक साथ पेड़ हमने ध्यान में रखा था, एक तारापुर का और एक मेरिया विद्रोह। नेतृत्व किसने किया? हिड़मा मांझी ने किया, हिड़मा मांझी। कारण देखिए, नरबली प्रथा को उन्मूलन करने के प्रयास किए जा रहे थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो एक तरीके से आदिवासियों की परंपराओं पे, संस्कृतियों पे हस्तक्षेप वाली बात मानी गई और आदिवासियों ने इस वजह से विरोध कर दिया। हालांकि ब्रिटिशर्स इस समय अच्छा ही कार्य करने की कोशिश कर रहे थे कि जो नरबली प्रथा थी उसके उन्मूलन का कार्य कर रहे थे, लेकिन आदिवासियों को ऐसा लगा कि उनके संस्कृति पर, उनकी परंपराओं पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो इस उद्देश्य से यह विरोध शुरू हुआ। लिखा हुआ है नरबली प्रथा को समाप्त करने के विरोध में। ठीक है, हिड़मा मांझी के द्वारा नेतृत्व, ये ध्यान रखें। दीवान वामन राव के सुझाव पर रायपुर के तहसीलदार शेर खां को नरबली पर नियंत्रण के लिए नियुक्त किया गया। परिणाम क्या हुआ? आदिवासी असफल हुए। शेर खां का नाम आप ध्यान रखेंगे। इसके पहले हमने मैकफर्सन देखा था, वो अलग सीक्वेंस था, ये अलग सीक्वेंस है। ठीक है, ये ध्यान रखें। आगे देखें, लिंगागिरी विद्रोह 1856-57। बस्तर का महामुक्ति संग्राम कहा जाता है इसको। बस्तर का महामुक्ति संग्राम, लिंगागिरी विद्रोह को। शासक थे भैरम देव। शासक भी ध्यान में रख लेना, शासक के रूप में मैच द कॉलम पूछ सकता है कि इस विद्रोह का संबंध किस शासक से है। इस विद्रोह का संबंध के नेतृत्वकर्ता के रूप में मैच द कॉलम पूछ सकता है। उसके वर्ष के बारे में पूछ सकता है। उसके संकेत क्या क्या थे वो उस बारे में पूछ सकता है। तो कुछ भी तरीके से मैच द कॉलम पूछ सकता है। मैच द कॉलम के फॉर्म में ही आता है ये सब। नेतृत्व ध्रुवा राव माड़िया। ध्रुवा राव माड़िया। ठीक है, परिणाम 5 मार्च 1856 को ध्रुवा राव को फांसी दे दी गई। ठीक है, 5 मार्च 1856 को इस विरोध के उसमें फांसी दे दी गई। ठीक है, इसके विरोध के लिए, लिंगागिरी विरोध के लिए। चलिए आगे देखिए, कोई विद्रोह 1859, ध्यान रखना पड़ेगा। शासक भैरम देव। तो देखिए, भैरम देव के समय 2, भूपाल देव के समय 2। भूपाल देव के समय 2 है तारापुर और मेरिया, और भैरम देव के समय 2 है लिंगागिरी और कोई। ठीक, नेतृत्व नांगुल दोरला के द्वारा किया गया कोई विद्रोह का। ये फोतकेल के जमींदार थे, फोतकेल के। ठीक है ना। भोपालपट्टनम जमींदार राम भोई और भेजी के जमींदार जुग्गा राज के साथ इन्होंने विद्रोह किया था। किसके, कौन कौन साथ में थे? एक राम भोई नाम का व्यक्ति और जुग्गा राज, ये सभी जमींदार थे। तो ये सारे मिलकर कोई विद्रोह कर रहे हैं। कारण क्या हुआ? साल वृक्षों की कटाई की जा रही थी उस समय, तो इसको रोकने के लिए यह विद्रोह हुआ था, कोई विद्रोह। नारा, एक साल वृक्ष के पीछे एक सर, मतलब अगर कोई वृक्ष काटेगा साल का तो उसके पीछे एक सर काट दिया जाएगा। जो काटने आएगा उसका सर काट दिया जाएगा, ऐसा कह रहे थे आदिवासी। नारा लगाया था उस समय, अगर एक साल वृक्ष काटोगे तो तुम्हारा एक सर काट देंगे। ये नारा उस समय चला। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? कैप्टन ग्लासफर्ड सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर थे, उसके द्वारा हार स्वीकार कर ली गई और एक तरीके से ये भी विद्रोह सफल माना गया। अगला देखें, मुरिया विद्रोह 1876। शासक थे इस समय भैरम देव के समय तीसरा आपका विद्रोह। नेतृत्व झाड़ा सिरहा। भैरम देव के समय तीसरा विद्रोह है। नेतृत्व झाड़ा सिरहा। प्रतीक था आम वृक्ष की टहनी। आगे देखें, दमनकर्ता मैक जॉर्ज 8 मार्च 1876 को मुरिया दरबार का आयोजन हुआ। इसमें पूरा सीक्वेंस है इसका, देखिएगा आप। लेकिन अभी इतना फैक्ट ध्यान में रख लीजिए, दमनकर्ता मैक जॉर्ज मतलब इसका दमन हो गया इस विद्रोह का, और मुरिया दरबार का उसके बाद आयोजन हुआ यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा हिंसक हो चुका था ये। चलिए अब आदिवासी विद्रोह के संबंध में जो बची हुई बातें उसको देख लेते हैं। एक है मुरिया विद्रोह तो कवर किया। अच्छा, उसके संबंध में कुछ बातें शेष रह गई थी, उसको कवर किया होगा मैंने। देखिए 2 मार्च 1876 को हुआ क्या, पूरा सीक्वेंस देखिए। काला दिवस मनाया गया और इसका कारण क्या था? मुरिया विद्रोह का भू राजस्व विश्वक प्रयोग। भू राजस्व के संबंध में जो भी बातें थी, जो भी कर वगैरह थे वो बढ़ा लिए गए थे। एक गोपीनाथ कपड़दार नाम का दीवान था, अत्याचारी था, वो भी एक कारण माना जाता है। राजा के निजी जीवन पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप, राजा जो था उसके निजी जीवन पर अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे, ये भी एक रीजन था। बेगारी प्रथा मतलब काम करा लेना, पैसा ना देना, और मांझियों के अधिकार में कमी करना, ये सारे इसके कारण माने जा रहे हैं मुरिया विद्रोह के। ठीक है,
आगे देखिए अगला, भूमकाल विद्रोह 1910 का, शासक रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव नेतृत्व गुंडाधुर ने किया था, महत्वपूर्ण। दीवान इस समय बैजनाथ पंडा। कारण देखिए, लाल कालेंद्र सिंह और राजमाता सुवर्ण कुंवर देवी की उपेक्षा की गई। ठीक है, घरेलू मदिरा पर पाबंदी लगाना, बेगारी प्रथा, कर में वृद्धि, वही सारे बेसिकली कुछ कुछ आ रहे हैं रीजन। बस्तर में बाहरी प्रवेश, नई शिक्षा नीति का लाना और पुलिस कर्मचारियों का आदिवासी पर अत्याचार, ये सारे कारण थे भूमकाल विद्रोह के। घटनाएं क्या क्या हुई तो ये घटनाओं के तौर पे देख लेते हैं। 1 फरवरी 1910 को विद्रोह प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद आदिवासियों के द्वारा पुष्पाल बाजार लूटा गया। ठीक है, 2 फरवरी का सीक्वेंस है, 1 फरवरी को शुरू हुआ, 2 फरवरी को पुष्पाल बाजार लूट लिया गया। कूकानार बाजार में व्यापारी की हत्या हो गई, एक व्यापारी की हत्या 4 फरवरी को। 29 मार्च 1910 को विद्रोह का अंत हुआ। प्रतीक किसमें था? लाल मिर्च, मिट्टी के ढेले, धनुष बाण और भाले। ठीक है, और आम की टहनी भी साथ में, ये सारे प्रतीक थे इस विद्रोह के लिए। दमनकर्ता डी ब्रेट, सुप्रीम कमांडर गेयर। डी ब्रेट और सुप्रीम कमांडर गेयर दमनकर्ता के तौर पे। और ये राइट साइड में मैंने क्या लिखा है, एक मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश की है जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, तो देखिएगा। कुल 8 विद्रोह है, तो जैसे कि मैंने कहा मैच द कॉलम के तौर पे पूछ सकता है ना। तो देखिए ये सारे विद्रोह के नाम मैंने लिख दिए यहां पर, सारे ट्रिक के साथ बता रहा हूं। उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में लिख लिया है। ठीक है, तो कैसे आप याद रखेंगे? सबसे पहले ये कोड ध्यान रखें विद्रोह का कि सीक्वेंस कैसा रहेगा। हां पर मेरी तारा गिरी, कोई मुझे भी बताए। एक पूरा सीक्वेंस, एक पूरा सेंटेंस आप ध्यान रखें। हां पर मेरी तारा गिरी, कोई मुझे भी बताए। तो हां से आपका हल्बा विद्रोह, पर से परलकोट विद्रोह, मेरी से मेरिया विद्रोह, तारा से तारापुर विद्रोह, गिरी से लिंगागिरी विद्रोह, है ना, गिरी से लिंगागिरी। ये कोई से कोई विद्रोह, मुझे से मुंह से मुरिया, मुझे से मुंह और इसका मुंह मतलब मुरिया, भी मतलब भूमकाल, भ आ रहा है इस कारण। तो ये पूरा कोड आप याद रख लीजिए विद्रोह के लिए। हां पर मेरी तारा गिरी, कोई मुझे भी बताए। सीक्वेंस से करिएगा ना, उल्टा ऊपर नीचे मत करिएगा क्योंकि ये भी बदल जाएगा। फिर इधर क्या करेंगे नेतृत्वकर्ता के लिए, अजमेर में। तो देखिए पहले तो हलवा विद्रोह के तौर पे आप ऐसे याद रखिए कि हलवा कहां पर जाकर खाया गया? अजमेर में खाया गया, ऐसा ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। परलकोट के तौर पे आप गेंद सिंह ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो और मैं उसमें एक सेंटेंस बता रहा हूं, उसको देखिएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। अजमेर में गेंद सिंह हर दल धुना झगड़े में। अजमेर में गेंद सिंह हर दल धुना झगड़े में। तो अजमेर में मतलब अजमेर आ जाएगा हलवा विद्रोह के लिए। गेंद सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है परलकोट के लिए, सीक्वेंस वाइज। तीसरा हर दल धुना, तो हर से आ जाएगा हिड़मा मांझी, दल से आ जाएगा दलगंजन सिंह। अब धुना लिखा है ना, हर दल धुना, तो धुना धू से भी एक नाम आएगा और ना से भी एक नाम आएगा। धू से धुरवा राव, ना से नागुल दौड़ला। ठीक, झगड़े में झ से एक नाम, ग से एक नाम, झगड़े, और रे से कोई नहीं आएगा, तो झ से झाड़ा सिरहा और ग से गुंडाधुर। तो ये सीक्वेंस आप कोड ध्यान रख सकते हैं इस विद्रोह को याद करने के लिए। और इस प्रकार हमारा ये हो गया मध्यकालीन इतिहास समाप्त, पूरा सारी बातें कवर कर दी। इसके बाद जब हम मराठा पढ़ते हैं और ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था पढ़ते हैं तो आधुनिक इतिहास की शुरुआत हो, अभी भी आधुनिक इतिहास की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन चूंकि एक बार स्टार्ट कर दिया मध्यकालीन इतिहास में काकतियों को तो पूरा पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो अब आधुनिक इतिहास की शुरुआत हो जाएगी मराठों के साथ में, तो उसके संबंध में पूरी बातें कवर करेंगे और आधुनिक इतिहास को कवर करने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।